आखिरी 1.5 घंटे में क्या होगा पता नहीं। आप सबका स्वागत है फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, आज एक बात तो समझ में आ गई, टेलीकॉम की नेटवर्क की प्रॉब्लम सिर्फ आप और मुझे ही नहीं होती है। हाँ, कम से कम यही आज के लिए यही रिलीफ की बात है कि प्रॉब्लम सिर्फ आम लोगों तक, हम तक सीमित नहीं है, कहीं भारी भरकम है। और आज की प्रॉब्लम वाकई में काफ़ी भारी है, काफ़ी भारी नहीं, काफ़ी भारी है। और इतना स्टेबल मार्केट बाजार के दौरान कम देखने को मिलता है जब कहीं कोई मूवमेंट ना हो। सबसे बड़ी बात, समय लंबा लग गया है। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात, वक्त ऐसा है, एक्सपायरी से ठीक 1 दिन पहले का। सबसे बड़ी बात, पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन मुश्किल भरे रहे, आज थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी थी कि चलिए। और उसमें भी शायद मैं तो आज बुलिश भी नहीं हो पाया ढंग से, उससे पहले मार्केट बंद हो गए। आपकी स्ट्रैटेजी का क्या करेंगे सर? स्ट्रैटेजी तो आज डेटा ही नहीं है, जब सब कुछ बंद है तो आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। बिल्कुल, तो स्ट्रैटेजी पर तो सवाल अब देखना पड़ेगा कब एक्शन खुलता है सर। पर ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह से आज बाजार का एक्शन हुआ है, कई सारे लोग अटके हुए हैं, बहुत सारे सवाल उछल कर आ रहे हैं और आने वाले 1.5 घंटे में उन सभी सवालों पर आपसे चर्चा करेंगे। पर आज के एक्शन के लिए कुछ 5 बड़े सवाल हैं जो हमारी टीम ने तैयार करे हैं। 5 बड़ी बातों की जगह आज 5 बड़े सवाल। बिल्कुल सर। तो बस ये 5 बड़े सवाल है जिनके जवाब चाहिए, जिनके जवाब चाहिए। अब इनके जवाब जो देना चाहें, वित्त मंत्री से लेकर सेबी से लेकर एक्सचेंजेस से लेकर, बस और तो कौन देगा, जो भी देना चाहें जरूर दें। और वो मैं सवाल एक एक करके आपके सामने ले आऊं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एक्सचेंजेस के पास एक रिकवरी साइट है, डीआरएस जिसे कहते हैं, डिजास्टर रिकवरी साइट, अगर आपका सिस्टम फेल हो जाए, पहले तो वैसे होता है कि एक सिस्टम फेल हुआ तो दूसरा सिस्टम उसी साइट पर होता है, यानी कि मुंबई में फेल हुआ तो मुंबई में ही आपके पास दूसरा है। लेकिन इसके अलावा जिस शहर में एक्सचेंज है उस शहर के अलावा किसी और शहर में आपकी एक डीआरएस होती है, डिजास्टर रिकवरी साइट। उस साइट पर सारे के सारे ऑपरेशन शिफ्ट हो जाते हैं तुरंत। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो में 45 मिनट। क्यों डीआरएस पर ट्रेडिंग शिफ्ट नहीं हुए? मेरे ख्याल से शायद चेन्नई में होनी चाहिए डीआरएस साइट। तो बड़ा सवाल सबसे बड़ा यही कि डीआरएस पर ठीक है, इमीडिएटली ना हो, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट में ना हो, 45 मिनट में हो, 1 घंटे में हो, 1.5-2 घंटे में होनी तो चाहिए, लेकिन अभी तक उसके कहीं दूर दूर संकेत नहीं है। तो पहला बड़ा सवाल यह है कि क्यों डीआरएस एक्टिव नहीं हुआ। दूसरा सवाल यह कि फिर से वही बात है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्यों मीडिया को बताना पड़ता है कि देखिए प्राइसेस अपडेट नहीं हो रही, तकनीकी गड़बड़ है। आज भी आपके चहेते चैनल जी बिजनेस ने सबसे पहले बताया कि देखिए प्राइसेस अपडेट नहीं हो रहे हैं, और ये जो प्राइसेस अपडेट नहीं हो, आप सोचिए हम लाइव मार्केट कवरेज करते हुए किस तरह से पहले ये इंश्योर करें कि जो खबर हम आपको बता रहे हैं, चला रहे हैं, वो सही है। क्योंकि एक और आप देखिए कैश मार्केट के प्राइसेस अपडेट हो रहे हैं, दूसरी तरफ वायदा कारोबार के स्टॉक्स के कैश मार्केट के अपडेट हो रहे हैं, लेकिन जो वायदा कारोबार के बाहर के शेयर हैं वहाँ दिक्कतें हैं, जो इंडेक्स है वो फ्रीज होकर रखे हैं। तो ये सारा कंफ्यूजन जो है, इसे हम पर क्यों छोड़ा जाए? क्यों एक्सचेंज को तुरंत ही नहीं बता देना चाहिए कि ये समस्या है? तुरंत आप ब्रोकर्स को बताएं। 10:08, 10:07, 10:08 पर पता चला है हमें जी, और हमने उसके बाद 5-7-8 मिनट हमने इस बात में लगाए कि वाकई में कंफर्म कर लें, देख ले। 8-9 मिनट हमने लगाए, और उस 8-9 मिनट के बाद में हमने जब फ्लैश किया और हमने ये बताया कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद आपने सब जगह ये आते हुए देखा। और उसके बाद 11:40 पे फाइनली एक्सचेंज ने अपने टर्मिनल सारे सेगमेंट के बंद किए, और वो बंद करने के बाद उसके बाद एक्सचेंज की तरफ से ये रिप्लाई आया है, ये प्रेस रिलीज कह लें या ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो आया है, वो ये कि जो टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं उनके दोनों के दोनों मुश्किल में है, उस वजह से ये दिक्कत है। ये दूसरा बड़ा सवाल। तीसरा बड़ा सवाल ये है जो आता है, जिनके सौदे खुले रह गए उनका क्या? आज ढेर सारे ट्रेड्स और एक्सपायरी के एक दिन पहले, और ये मंथली एक्सपायरी है, वीकली नहीं है, जिस दिन सबसे ज्यादा स्टॉक्स के रोल ओवर होते हैं जी। स्टॉक्स रोल ओवर सबसे ज्यादा मंथली एक्सपायरी पर होते हैं, और मंथली एक्सपायरी की सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईज, इनकी जो वायदा कारोबार की पोजीशन होती है वो मंथली एक्सपायरी में ज्यादा होती है। मैं आज नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज साइड डाउन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मंथली एक्सपायरी इसलिए अहमियत वाली होती है, बड़े डेटा होते हैं। तो आज उनके सौदे जो खुले रह गए उनका क्या, स्पेशली टाइम वैल्यू जो कम हो रही है। अगला बड़ा सवाल ये कि अगर 3:30 बजे तक नहीं खुला या जब भी खुला तो क्या ट्रेडिंग का समय बढ़ाया जाएगा? किसी को कुछ पता नहीं, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन। बात वही है कि एज सुन एज पॉसिबल, जब ठीक होगा, जब पता चलेगा तब हम करेंगे।
ये तो वो बड़ा वेग सा स्टेटमेंट है कि जब ठीक हो जाएगा तब कोई करेंगे। प्रोटोकॉल नहीं होता वो कोई कहीं कोई दूर दूर तक नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए हमने कुछ दिनों पहले शो भी किया था, ट्रेडिंग होल्ड किसका फॉल्ट, और आज फिर से वही सबसे बड़ा सवाल है। सारे सवालों की जड़ इसमें, आपकी साइट बंद हो चले जो भी हो जाए, लोग कमा पाए ना कमा पाए अलग, लेकिन जो नुकसान जिसका हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी और कौन करेगा, ये बड़े सवाल है दीप जो हमने आज उठाए हैं इस वक्त। बिल्कुल सर, और इन सभी सवाल पर आपसे भी राय जानना चाहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, और कई सारे व्यूअर क्वेरीज भी हैं सर जो मैं आपको थ्रू द शो आपसे मैं पूछूंगा। पर अगर बड़े सवाल की बात करें सर, बैकअप साइट होती है, डिजास्टर रिकवरी साइट होती है, आई थिंक चेन्नई में ही है इनकी साइट, तो वहां पर एक्शन क्यों नहीं शिफ्ट हुआ जब सुबह से ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गए? दीप ये बड़ी समस्या वाली बात है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि ये लगातार हो रहा है जी। गलती हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, और सबसे होती है, आगे भी होगी, लेकिन क्या हम वाकई में हर बार नई गलती कर रहे हैं जी, या हम पिछली गलती से कुछ सबक सीख रहे हैं? सही बात ये क्वेश्चन मार्क है। तो अगर इतना भारी भरकम निवेश करके एक्सचेंजेस अपने टेक्नोलॉजी में इतना पैसा लगा रहे हैं और अगर वो काम नहीं आ रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि आप उनसे वसूलो, करेक्ट, जो आपके टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं, जो आपको सर्विस दे रहे हैं और वो सही नहीं दे रहे, आप उनसे वसूलो और उनसे वसूल करके इन्वेस्टर्स को दो। करेक्ट। इन्वेस्टर्स की क्या गलती है, ट्रेडर्स की क्या गलती है? नहीं है। ये तो होना बहुत ही जरूरी है, होना ही चाहिए। दूसरी बात जो है, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, अगर हम ये सोचें कि हमने आंखें बंद कर दी इसलिए सब ठीक चल रहा है, वैसा नहीं होगा ना। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ सेकंड्स में पता चल जाता है कि सिस्टम आपके डाउन है। करेक्ट। कोई न कोई तो बोलेगा जी। मीडिया में भी वही सिस्टम है, पहले कौन बोले, एक ने बोला फिर सब चलाएंगे। अब ये है कि मैं भी चुप बैठूं, आप भी चुप बैठो, सब चुप बैठे, कौन बोले? तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे सर, जरूरत होगी तो बोलेंगे। सबसे पहले आपने ये बताया था। हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे व्यूअर्स के प्रति है। बिल्कुल सर। और अगर है जरूरत तो बोलना पड़ेगा और बोलेंगे, और जो हो रहा है गलत हो रहा है तो बोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, इसके बगैर नहीं चलेगा। बिल्कुल सर। और जिनके सौदे खुले रह गए सर, अब वो क्या करें? इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है दीप, और इंटरेस्टिंग नहीं, महा इंटरेस्टिंग चीज है। जिनके सौदे हैं, पहली बात तो ये कि इस पर क्लियर कट अभी से ही स्टेटमेंट आ जाना चाहिए। आप 3:30 तक का इंतजार न करें कि उस समय तक हमारे सिस्टम खुल जाएंगे तो क्या। मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, मैं एनएससी होता तो क्या करता? मैं ये बोलता, देखिए अभी 2 बज गए, अभी हमारा सिस्टम खुला नहीं है, अगर हम 3:30 के पहले सिस्टम खोल पाए तो हम कम से कम 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा एक्सटेंड करेंगे। सही बात है। अगर खोल पाए तो, नहीं खोल पाए तो हम सोचेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, कल की एक्सपायरी के लिए क्या हमें और एक्स्ट्रा टाइम देना है। क्योंकि आज आप देखिए, जिन लोगों ने ऑप्शंस लिए उनके लिए ऑप्शंस की वैल्यू तुरंत एक दिन में काफ़ी घट जाती है। जिन लोगों को रोल ओवर्स लेने हैं, सोचिए आप रोल ओवर कर रहे हैं, एक तरफ का आपका रोल ओवर हो गया, दूसरी तरफ का नहीं हुआ, आप तो मर गए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिनके जवाब एक्सचेंजेस की तरफ से तुरंत आने चाहिए। कुछ नहीं करना है, कोई बड़ा काम नहीं है। मैं सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, अगर मैं आज इतनी तकलीफ से हमारे दर्शकों की बात उठा पाता हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए उठा पाता हूँ, उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं ये सोचूं कि मैं व्यूअर हूं, मैं एंकर नहीं हूं, मैं एडिटर नहीं हूं इस चैनल का, और मेरे व्यूअर को क्या तकलीफ हो रही। सिमिलरली अगर एक्सचेंज के ऑफिशियल ये सोचे, अगर उनका सौदा ऐसा होता, फंस गया होता, तो उन्हें क्या तकलीफ होती। बिल्कुल। अगर वो सोच के करेंगे तो उनका तुरंत फटाफट कम्युनिकेशन आ जाएगा कि भाई चलो बता दो। बता देने से सबसे पहली चीज है कि लोगों को क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ट्रेडिंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी बात, आज तो करेंसी मार्केट की एक्सपायरी थी। एग्जैक्टली। करेंसी मार्केट की वीकली एक्सपायरी थी। ठीक है, करेंसी मार्केट हम ट्रैक कम करते हैं, इसका मतलब, और वो 12:30 बजे बंद होता है जी। वो तो बेचारी एक्सपायरी क्या एक्सपायरी हो गए। तो अब उनके लिए क्या, आप खोलेंगे सिस्टम, कल होगा 5 बजे तक करेंसी मार्केट होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या लेंगे, 50 झंझट है, जवाब कौन देगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ, इसी को दूर करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सिस्टम बनाया, सेबी ने एक सिस्टम बनाया कि बीएसई, एनएसई और जो भी एक्सचेंजेस है उनको इंटर ऑपरेटेबल कर दो। यानी कि अगर आपने एक एक्सचेंज पे सौदा किया, और मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, अगर आपने किसी एक एक्सचेंज पे सौदा किया है और अगर उस सौदे को आप दूसरे एक्सचेंज पे काटना चाहते हो, कवर करना चाहते हो, फर्ज करें आपने बीएसई पर कुछ खरीदा है, एनएसई पर जाकर बेचना चाहते हो वही स्टॉक उसी दिन, तो आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर आपने एनएसई पे कुछ खरीदा बेचा और उसको अगर दूसरे पर, और ये नॉर्मल डे में भी, इसलिए नहीं कि आज एक्सचेंज बंद है, नॉर्मल डे में भी आपको लगता है कि मैंने एक एक्सचेंज पे कुछ खरीदा है,
दूसरे एक्सचेंज पे मुझे वही स्टॉक बेचना है, तो आपको डिलीवरी लेने देने की जरूरत नहीं है, आपको खाली एडजस्टमेंट करके बताना है कि मैंने यहाँ लिया यहाँ बेचा, आपका काम हो जाए। कितनी बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ी सुविधा है। आपको फायदा उठाना चाहिए। और इसीलिए ये बनाया गया कि किसी दिन एक्सचेंजेस की साइट बंद हो जाए, एक एक्सचेंज की बंद हो जाए, दूसरा एक्सचेंज चल रहा है तो वो फायदा उठा ले, और उसका फायदा आप सब उठा सकते हैं। इसमें दो इशू हैं। पहला, एफएनओ वाले नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बीएसई पर निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी फाइनेंस, ये ऑप्शंस नहीं है, तो एफएनओ वालों को वो फैसिलिटी नहीं। सिर्फ आपके कैश मार्केट में जो ट्रेड्स हैं, कैश मार्केट में अगर आपने कोई भी खरीदारी या बिकवाली की है तो वो आप दूसरे एक्सचेंज पे कर सकते हैं, एफएनओ का नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो है कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी में भी आपको अब ये देखना पड़ेगा कि क्या आप एनएससी आईपीओ लाकर बीएसई पर लिस्ट हो जाए तो फिर क्या एनएससी के सारे प्रोडक्ट्स बीएसई पर इसी तरह से इंटर ऑपरेबिलिटी हो पाएगी? दूर की चीज है, लेकिन कहीं कहीं वो पूरा सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ कैश में वॉल्यूम कितना होता है जी? वॉल्यूम तो सारा एफएनओ में है, तो वो तो हो ही नहीं रहा, तो पहली चीज। लेकिन उसमें महा समस्या जो आई है, आज मैं हमारे दर्शकों को ये कह सकता हूं कि आपके अगर कैश में आपने कुछ भी खरीदा बेचा है, जाइए बीएसई में स्क्वायर ऑफ कर लिए, लेकिन आज आप वो भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आज नहीं कर सकते। उसका रीजन बताता हूं, और ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। न सिर्फ एनएससी की ट्रेडिंग बंद हुई है, बल्कि एनएससी का जो क्लियरिंग सिस्टम है, एनएससीसीएल, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग सिस्टम जो है, वो भी बंद पड़ा है। अच्छा, तो अगर आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में सौदा शिफ्ट करना चाहते हो तो क्लियरिंग सिस्टम की आपको जरूरत पड़ती है। तो आज अनफॉर्चुनेटली आप वो भी नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। एब्सोल्युटली, ये और बड़ी बात। तो सिर्फ एनएससी का सिस्टम डाउन नहीं है, एनएससी के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का सिस्टम भी डाउन है। तो सभी अटक गए, फिर तो अटक गए। तो अगर आपने कैश मार्केट में भी कुछ खरीदा या बेचा है तो आप दूसरी जगह नहीं कर पाएंगे, बीएसई में नहीं कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखें। तो फिर आपके पास बचा एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि उम्मीद करें सिस्टम शुरू हो जाए, है भगवान, प्रार्थना करें, और ना हो तो एक्सचेंज आए, गाइडलाइन दें किस तरह से वो अपने ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाएंगे, किस तरह से एक्सपायरी को आगे हैंडल करना है, सब साफ साफ बता दें ताकि आदमी चैन की सांस ले सके। तो बिल्कुल बहुत मुश्किल मामला है। बिल्कुल सर। आईकैन इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन अनिल सिंघवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। उससे पहले डीएसएचएफ की एक्सक्लूसिव बिल्कुल हमने कोशिश की कि हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में बात करें, और साथ ही जो हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज साहब, हमने उनसे बातचीत की, कोशिश की जानने की कि भाई क्या कुछ दिल्ली में इस पर हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि हम इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। बस उन्होंने इतना ही बताया कि हम इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। ये बड़ी खबर आपके लिए इस वक्त दिल्ली से आती हुई दिख रही। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़। आइए, आईकैन इन्वेस्टमेंट्स के चेयरमैन अनिल सिंघवी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही लेना चाहता हूं, जो 10:08 से अब तक ट्रेडिंग रुकी हुई है, क्या कहना है आपका? क्या इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है हमें एज ए कैपिटल मार्केट, एज एक्सचेंज, एज इन्वेस्टर, एज ब्रोकर्स, क्या कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है? आपने बिल्कुल सही कहा है, इंट्रोस्पेक्शन की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि आप ये देखिए कि आज के युग में जब हम रह रहे हैं तो इकोनॉमिक लाइफलाइन इज एज गुड एज योर हेल्थ लाइफलाइन। राइट सर। तो ये हो गया कि हॉस्पिटल बंद है और हमें पता नहीं कि हॉस्पिटल कब खुलेगा। ये तो नहीं हो सकता है ना। ये तो कोई बिजली घर के बिजली वाले कोई खंबे के काट थोड़ी जोड़ रहे हो आपको पता नहीं कि कितना वक्त लगेगा, कौन सा तार निकल गया है। 10 बजे से 3 बजे तक के अगर आपको ये ठिकाना नहीं है कि आपका एक्सचेंज कब चालू होगा, तो ये तो लाइफलाइन बिल्कुल क्लिप हो गई। और आपने एक बात कही, मैं अभी सुन रहा था कि जो वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हम आंखें बनाए हैं, या वी आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन दिस। क्लोज आई ऑन द ब्लैंक स्क्रीन इज नो आई। अगर स्क्रीन ब्लैंक है तो उससे आप कैसे आंख बना सकते हैं? मुझे नहीं समझ में आया ये मुझे उनका वक्तव्य नहीं समझ में आया कि आंख कैसे बनाया जब वो बंद ही है तो। और दूसरा एक मेरा मुद्दा बड़ा इसका रहा है कि एनएससी को काफी सपोर्ट रहा है पिछले, अगर आप 10-15 सालों से देखेंगे तो ऑलमोस्ट जरूरत थी इसके सपोर्ट की। जब ये चालू हुआ था तो बहुत सपोर्ट की जरूरत थी। मैं नहीं मानता हूँ कि सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, पर आज एनएससी को हर संभव प्रयास किया जाता है कि एनएससी की जब भी मुश्किल हुई है, जब भी तकलीफ हुई है, उसको बहुत बड़े बड़े आर्म्स मिल जाते हैं अपने आप को संभालने के लिए। अब एक वक्त आया जब इसके ऊपर पूरा ज्ञान होना चाहिए कि क्यों एनएससी को इतना आप सपोर्ट दे रहे हैं, और उसके सामने आप बीएसई को किल किए जा रहे हैं। बीएसई का कोई कोई वजूद ही नहीं है बीएसई का। आज इतना काम बंद होने के बाद में भी बीएसई का क्या वजूद रहा? कुछ नहीं रहा, क्योंकि आपने कभी उसको डेवलप ही नहीं किया। तो जब तक एक ऑल्टरनेट नहीं डेवलप होगा, ये अब्यूज ऑफ मोनोपोली हमेशा रहेगा। और अब्यूज ऑफ मोनोपोली का आज आप देख रहे हैं कि एक परिणाम भी देख रहे हैं उसका, कि क्या परिणाम है कि आज लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, पता भी नहीं कि कब काम चालू होगा और कब वो अपना सौदा कर पाएंगे।
ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक कंपटीशन तो हर चीज में बहुत जरूरी है। आप एब्सोल्युटली। देखिए एयर इंडिया जब चलती थी तो देखिए क्या सर्विसेज थी, और जब जेट आई तो सर्विसेज कैसे चेंज हो गई। ठीक बात है। सर एक चीज़ और बताएं कि जैसे इंटर ऑपरेटेबिलिटी ये जो शुरू की गई कि चलो ठीक है भाई, एक एक्सचेंज के सौदे आप दूसरे एक्सचेंज पर ले जाएं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी कैश मार्केट कर, आज तो वो भी बंद है। जो मैंने बीएसई से चेक किया कि क्या जिनके सौदे एनएससी पर हैं वो बीएसई पर स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। उनका ये कहना था नहीं, एनएससी का जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो भी डाउन है, अगर क्लियरिंग कॉरपोरेशन डाउन है तो वो भी नहीं हो सकता। तो फिर जो सरकार का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये इरादा था कि एक सिस्टम ऐसा बने कि एक एक्सचेंज बंद हो जाए तो दूसरे एक्सचेंज पर काम स्मूथली शिफ्ट हो जाए, वो भी नहीं हो रहा। अगर होता तो भी सिर्फ कैश मार्केट के ट्रेड जो मुश्किल से 5% है पूरे दिन भर के वॉल्यूम के, तो फिर हम किस सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या करने की जरूरत है सर? देखिए अगर हम ये दावा करते हैं कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में बहुत बड़े एक्सचेंजेस में एक माना जाता है, तो आज आप यूएस का स्टॉक एक्सचेंज देखिए या और कोई कंट्री का देखिए जहाँ पे इतना बड़े वॉल्यूम पे सौदे होते हैं। अपने वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वैल्यू शायद नहीं होगी, पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड ऑन दैट। तो हमारे पास में एक दूसरा पैरेलल सिस्टम पूर्णतः जो सक्षम हो वो होना बहुत जरूरी है। उसके बिना ये आप जो आप बता रहे हैं कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी नहीं है तो बीएसई भी उतना ही अपंग हो गया जितना एनएसई अपंग है। तो अपंग से कैसे काम चलेगा? ये तो पूर्णतः एक सक्षम प्रणाली होनी चाहिए कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज चलने चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए उसके अंदर। और जब तक वो नहीं होगा आप ये हम चर्चा का विषय हमेशा रखेंगे और चर्चा रहेगी। पर मुझे लगता है कि आज का जो 10 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 3 बज रही है, 3 बजे तक का स्टॉक एक्सचेंज बंद होना आज के माहौल में और आज के इकोनॉमिक सिचुएशन में इज एन आई ओपनर, और इससे हमें सबक लेना चाहिए। सर मैं सबक तो हम कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे पता नहीं। मैं एक चीज़ आपसे समझना जानना चाहता हूँ जो मुझे बड़ी दर्द देती है और चुभती है। अल्टीमेटली इसमें नुकसान जो सबसे नीचे है, यानी कि वो रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर जिसकी पोजीशन रह गई, या फिर वो ब्रोकर जो हमारे आदित्य मनिया जी जैसे बैठे हैं भोपाल वाले, जो छोटे ब्रोकर हैं, छोटी जगह पे हैं, वहाँ क्लाइंट हाथ खड़ा कर रहे हैं, भाई मैं क्या करूँ, आपका टर्मिनल बंद था, मैं तो तैयार था ना सौदा करने के लिए। या फिर अगर इनके पास पैसे हैं तो ये बोलेंगे डेबिट हो गया जी, अब तुम लड़ लो। तो जो ऊपर है वो जीत में, अगर ब्रोकर के पास क्लाइंट के पैसे रह गए तो क्लाइंट गया, और क्लाइंट ने को देने रह गए तो ब्रोकर गया, उनके ऊपर किसी की कोई सुनवाई नहीं। तो इस तरह की टेक्निकल ग्लिचेस के केस में क्या हमें कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनाना चाहिए कि नुकसान की भरपाई हो तो कैसे हो, किसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी हो इन्वेस्टर्स के पास, ब्रोकर के पास, एक्सचेंज के पास? क्या अब ये समय नहीं आ गया कि कुछ इस पर एक ढंग की पॉलिसी बना ली जाए? अनिल जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, और मुझे लगता है कि सेबी को आज स्टेटमेंट इशू करना चाहिए कि जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, और सेबी के कई बार कंसेंट ऑर्डर्स करके काम करते हैं, जो सेबी पैसा इकट्ठा करती है, वो उस पैसे का आज उपयोग होना चाहिए। अगर इन्वेस्टर्स को या ब्रोकर्स को कोई चीज की मार लगती है तो ये पैसा इन्वेस्टर्स की वजह से ही बना है। अगर किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की तो वो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने शेयर बेचे हैं उसके कारण इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट सेबी की बिल्डिंग बनने में नहीं जा सकता है। वो पैसा आज के दिन पे काम आना चाहिए, बिकॉज इज ए सिस्टमेटिक फेल्योर, एंड सिस्टमेटिक फेल्योर के साथ में इंस्टीट्यूशनल फेल्योर भी है। तो वो पैसा आज ब्रोकर्स को और इन्वेस्टर्स को, तो मैं रिकमेंड करूंगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और सेबी के जो कंसेंट ऑर्डर्स के जो पैसे आप बनते हैं उस पैसे का उपयोग किया जाए इस तरह के जब कभी दुर्भाग्यपूर्ण काम हो तो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघवी साहब वक्त निकालने के लिए और अपनी बेबाक राय इस पूरे मामले पर रखने के लिए। आइए आपको कुछ और वॉइसेस, कुछ और रिएक्शन सुनाते हैं कि इस बीच वित्त मंत्रालय की तरफ से जो बयान आ रहा है, हम लगातार वित्त मंत्रालय से लेकर सारे जो बड़े अधिकारी है वित्त मंत्रालय में उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वित्त मंत्रालय की तरफ से हमें जो संकेत मिले उनका ये कहना है कि इस मामले में वो सेबी के साथ संपर्क में है। और ये जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, दो मैं खबरें आपको दे दूं। पहला, वित्त मंत्रालय की तरफ से ये खबर आ रही है कि वित्त मंत्रालय इस मामले में सेबी से पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या है। और दूसरी, जो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, वित्तीय मामलों के जो सचिव हैं, उनका ये कहना है कि हम इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, हमारी जानकारी में है और हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। यानी कि दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंच चुकी है और जी बिजनेस लगातार दिल्ली में मंत्रालय के साथ, वित्त मंत्रालय के साथ, वित्त सचिव के साथ, आर्थिक मामलों के सचिव के साथ इस मामले पर हम पूरी इंफॉर्मेशन उनसे ले रहे हैं कि क्या कुछ आगे होने जा रहा है। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ हैं। राजेश बाहेती साहब हैं
एनमी के डायरेक्टर, एनमी यानी कि एसोसिएशन ऑफ एनएससी मेंबर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पीड़ित ये प्राणी हैं ब्रोकर्स, एनएससी के ब्रोकर्स। इनकी संस्था के राजेश डायरेक्टर हैं, राजेश बायती साहब। बायती साहब, सबसे पहले तो ये बताएं आपके मेंबर्स को समस्या क्या हो रही है आज सुबह से? नहीं, समस्या तो बहुत हो रही है। आपको पता है एनएससी की मार्केट शेयर 95% है और एफ&ओ में तो ऑलमोस्ट 100% है और कल बड़ी मंथली एक्सपायरी है। तो काफी रोल ओवर्स होते हैं, काफी ऑप्शंस की एक्सपायरी के हिसाब से प्राइसेस 2 दिन के अंदर या तो हीरो बनता है ऑप्शन या जीरो बनता है। तो ये सारी कठिनाइयां हैं जो लोगों ने, इंट्राडे भी बहुत ट्रेडिंग होती है, एल्गोरिदम्स चलते हैं, तो सबको कठिनाई हो गई है। ये पूरा ठप कारोबार हो गया है। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने इतनी बार डिजास्टर साइट को टेस्टिंग की है, हम मॉक ट्रेडिंग करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो ये काम नहीं करती। तो ये तो आप लोगों को सवाल उठा के पूछना पड़ेगा कि आप डिजास्टर साइट फिर बनाते क्यों हैं। पहला सवाल ये उठाया सर बायती साहब, आज 5 बड़े सवालों में बिल्कुल आपने सही कहा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बायती साहब भी हैं, उत्तम बागड़ी साहब भी हैं। देखिए, मैं तो आपको साफ कहता हूँ, आप ब्रोकर्स के रिप्रेजेंटेटिव है। कभी भी आपको लगे हमारा चैनल, कोई भी चैनल, कोई भी मीडिया अगर इन्वेस्टर के हक की आवाज़ ना उठाए तो आप हमारा भी उतना ही कान पकड़ सकते हैं। ये तो हम दूसरे का पकड़ते हैं। तो यह आपका हक है कि अगर वाकई में जो सही बात है वो सबको उठानी चाहिए। आज आपने जो बायती साहब का पहला सवाल यही उठाया है कि डिजास्टर रिकवरी साइट क्यों शुरू नहीं हुई। बागड़ी साहब, अब आप बताएं कि वाकई में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं ब्रोकर्स को और किस तरह के सवाल क्लाइंट्स की तरफ से आ रहे हैं। जी, इससे पहले कि मैं बोलूं, एक पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने भी जैसे आपकी बात सुन के कुछ मेरे उन मेंबर से बात की जो बीएससी एनएससी के मेंबर हैं, जो एनसीएल से क्लियर कर रहे हैं, उनको बीएससी ट्रेड में प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आराम से काम कर रहा है। राइट, ठीक बात है, वो आराम से काम करे। तो यदि एनसीएल क्लेम कॉर्पोरेशन में यदि कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है भी तो भी बीएससी ट्रेडिंग में अटक रहा है। दूसरा, ना केवल बीएससी कैश मतलब बीएससी करेंसी में भी काम कर पा रहे हैं। बीएससी डेरिवेटिव्स में खैर सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन वॉल्यूम सबकी कनेक्टिविटी चालू नहीं है, इसलिए शायद वहाँ पे डेफिनेटली तकलीफ हुई हो। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि सच्ची है तो परेशानी, क्योंकि आप सब आज आदमी सुबह बैठता है, सौदा करता है, पोजीशन होता है, इंट्राडे होता है, उसके कई पार्ट पोजीशन होते हैं, अचानक मार्केट बंद हो जाए तो आदमी को तकलीफ तो होती है। बट मैं जैसे कि पहले मैंने पास्ट इस चैनल में कहा था और अभी भी आई स्टिक टू दैट की सिस्टम है, सिस्टम में तकलीफें हो सकती है और तकलीफों के लिए सेबी ने एक बहुत ही भयंकर बहुत स्ट्रिक्ट होके इंटर ऑपरेबिलिटी लाया था जस्ट टू गेट रिडंडेंसी कि एक नहीं चले दूसरे चले। आज की तारीख में यदि आपका निफ्टी का पोजीशन है, यदि आप काट नहीं पा रहे, यदि आपको प्राइस रिस्क से बचना है तो आप एक बार सेंसेक्स में कर सकते हो। उसमें भी सेबी ने पहले ही ऑफसेटिंग पोजीशन पे कम मार्जिन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ते इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। इट कैन नॉट गेट ये सोल्यूशन नहीं है इतने बड़े प्रॉब्लम का। ये तो हम सबको सफर तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा या ज्यादा सफर। सर, एनमी की तरह बीबीएफ को भी बड़ा बनाओ, मजबूत बनाओ। मजबूत से मेरा मतलब ये है कि जिस तरह का वॉल्यूम एनएससी पर होता है, अगर उसी के बराबर का वॉल्यूम बीएससी पर हो वायदा कारोबार में, तो शायद आज ये समस्या नहीं होती। वो अलग बात है, इंटर ऑपरेबिलिटी होते हुए भी आज वो काम नहीं कर रही है। शायद बायती साहब आपको पता है या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज एनएससी का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी डाउन है, तो इंटर ऑपरेबिलिटी काम नहीं करी, करेक्ट? हाँ, करेक्ट है। सुबह से मार्जिन नंबर जो ब्रोकर्स के थे, एटलीस्ट मेरे केस में तो बिल्कुल गलत दिखा रहे थे। मेरी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा दिखा रही थी जबकि पोजीशन कम थे। तो सुबह से प्रॉब्लम आ रही थी और ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि पूरा कारोबार ठप हो गया। और ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अभी कॉमन होने के कारण ये एक समस्या है जो डबल हो गई है, इन अ सेंस कि अगर मैं एनएससी के साथ क्लियर करता हूँ और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डाउन हो जाए तो मेरे लिए तो दोनों एक्सचेंज डाउन हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है कि एक तरह से आपके लिए तो दोनों ही एक्सचेंज डाउन हो गए। एक बार मैं वापस आपके पास आता हूँ। भोपाल से आदित्य मनिया साहब हमारे साथ है। आदित्य जी, आप तो मतलब आदत ही हो गई होगी आपकी तो अब ये बार बार लगातार। अच्छा, ये मुझे थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ आपको पीछे। पिछली बार जो प्रॉब्लम हुई थी जब साइट से इस तरह से ट्रेडिंग बंद हुई थी, और तब से आपके जो क्लाइंटों के साथ है वो मैटर निपटे कि नहीं निपटे, और पैसे आपके लगे या आपके क्लाइंट्स के?
पैसे जो है अनिल भाई हमने आपको बता भी दिया था कि हमारे पैसे लगे, इन्वेस्टर को हमको जाने से बचाना था, इसलिए वो नुकसान जो है हमने चुपचाप बियर किया। हमने एनएससी को लिखा भी था, लेकिन उस पर कोई उस पर कोई भी विचार नहीं हुआ। तो अब ये होता है कि हमारे पास भी दो ही ऑप्शन रहते हैं। अगर आपने इसके पहले सही कहा कि इन्वेस्टर के पैसे अगर हमारे पास होते हैं तो वो हमारी सुनता भी है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट होता है। अदरवाइज ज्यादातर बार तो जो है ब्रोकर का ही नुकसान होता है। आपने एक अभी खबर और दी, जो कि मैंने जीएम से पूछा तो बोले भाई साहब जो आज अपन ने स्क्वायर सौदे कर लिए हैं उसका मार्जिन भी लगेगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। अब वो पेनल्टी भी हमारे ऊपर आएगी, क्योंकि हमने क्लाइंट से कहा था कि आप अपने सौदे स्क्वायर अप कर लीजिएगा। अभी 4 उदाहरण के लिए आपको 4 बीएचईएल के 21,000 शेयर के सौदे हैं ऑप्शन में। क्लाइंट बोल चुका है साहब 75-80 पैसे बढ़ गए, मैं ये पैसा पे नहीं करूंगा। अब आप बताइएगा 10-15 हजार रुपए की रकम होती है, अभी हमने उससे 2 साल में कमाए भी नहीं है इतने पैसे, 50-50 रुपए लेते हैं, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं। तो मैं जी माध्यम के तरफ से पुरजोर अपील करता हूं सरकार से, वित्त मंत्रालय से, सेबी से, एक्सचेंज से, कि इस बार ठोस करोड़ निर्णय ले लिया जाए और आज के जितने भी जो भी जेन्युइन नुकसान के सौदे उसका फॉर्मेट आज ही जारी किया जाए और उसकी जितनी उपयोगिता है उसको उपयोगिता के हिसाब से इन्वेस्टर को नुकसान दिया जाए। क्योंकि ब्रोकर अगर ऐसे हर बार बढ़ता रहेगा तो ब्रोकर कब तक जिंदा है। अब आप सोचिए ब्रोकरेज का रेट देखिए, आधा पैसा, एक पैसा हो गया ऑप्शन में, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए मिलते, कहाँ तक ब्रोकर बियर करेगा। आप सुबह से सारे टर्मिनल पे जितने लोग थे उठ के चले गए और वो इन्वेस्टर तो एक ही बात कहता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप एक्सेस से बात करिए। अभी भी जो निवेशक होल्ड में है, शेयर 2:25 हो गए हैं, कोई उनको गाइडलाइन नहीं, हमको भी नहीं, उनको भी नहीं। हम आपके माध्यम से सुन रहे हैं कि सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लगातार लाइन पर, लेकिन अगली बार से क्या हो, ये आज की बात तो हो गई, नफा नुकसान हो जाएगा, लेकिन इस तरीके के जो सिस्टम होंगे, आपने सही कहा, मात्र कैश में 2% का बिजनेस है बीएसई में, एफ&ओ तो 0 है। करेक्ट। और आपने कहा अगर हम सेंसेक्स में सौदा कर लेते तो उसमें वॉल्यूम नहीं है। सही बात है। इतनी उतार कर तो वो अभी 4-5 सौदे ऐसे हैं जो सुबह से बहुत तेजी से उतार चढ़ाव है। अब हमारे चेहरे को आप देख सकते हैं, हमारे चेहरे पे क्या परेशानी। बड़े ब्रोकर तो जो होते हैं, जो डिस्काउंट ब्रोकर, उनके पास तो पैसा रखकर रहता है, और वहां कोई सुनने वाला नहीं है। इधर तो इन्वेस्टर डायरेक्ट हमसे लोन देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्या क्या बात बता। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, और इसमें यही वाली बात है कि अल्टीमेटली आपके पास क्लाइंट के पैसे हैं और वो आप ले लें तो क्लाइंट भाग जाएगा, नहीं ले तो भी नुकसान, तो ब्रोकर दोनों तरफ से मरने वाला है, वैसा हाल है। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के एमडी और चेयरमैन दिनेश ठक्कर साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ठक्कर साहब, स्वागत है। किस तरह की समस्याएं आपको सुनने को मिल रही है अपने क्लाइंट से, और क्या मांग कर रहे हैं आपके क्लाइंट्स इस तरह के माहौल में कि उन्हें किस तरह से भरपाई चाहिए या क्या डिमांड है उनकी? जो क्लाइंट की डिमांड तो ऐसे नहीं है, बट डेफिनेटली जो ट्रेड किए हुए उनमें उनको काफी प्रॉफिट और लॉस अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो बट टेक्नोलॉजी की इरा में, बिकॉज वी नो दैट टेक्नोलॉजी कभी डाउन हो सकती है, पर अनफॉर्चुनेट है, क्लाइंट्स आई थिंक विल अंडरस्टैंड दैट it is not possible to compensate everyone. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो मैकेनिज्म हो कि जब भी इस तरह की दिक्कतें हो तो फिर इसका मतलब ये कि क्या नुकसान फिर जो रिटेल इन्वेस्टर है उसी को भरना रहा? सर नहीं अनिल जी, ऐसा है कि इस पे भी रेगुलेशन आएगी, इस पे भी मुझे लगता है काफी स्टैंडर्डाइजेशन होगी। जब टेक्नोलॉजी इश्यू हो गए तो किस प्रकार की भरपाई होगी। हर इंडस्ट्री में देखोगे कहाँ पर भी नुकसान होता है तो पूरा का पूरा नुकसान आपको भर के नहीं मिलता है। एविएशन में आपका बैग अगर लॉस होता है, मेरे बैग में अगर 50 लाख है तो मुझे भर के नहीं देगा एविएशन, तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, मुझे कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा। तो मुझे लगता है रेगुलेशन आएंगे इस तरफ जब टेक्नोलॉजी का कोई ग्लिच होता है। देखो टेक्नोलॉजी का ग्लिच कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी है जिसके बेनिफिट भी हुए, इसके कुछ नुकसान भी होंगे, बट इसके स्टैंडर्डाइजेशन होगा कि ये रिस्क है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करोगे और ये कॉम्पनसेशन मिलेगा,
उस टाइप का मुझे लगता है कुछ फ्रेमवर्क आना चाहिए और आएगा मेरे हिसाब से। और वैसे मैं आपको बताऊं कि सर ये मुद्दा हमने लगातार काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया। पिछली बार आपको याद हो तो सेबी की जब एनुअल रिपोर्ट आई तो सेबी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वो एक वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं, एक कमेटी बना रहे हैं जो ये गाइडलाइंस तय करेगी कि टेक्निकल ग्लिचेस के समय अगर किसी भी तरह की ट्रेडिंग रुकती है तो उसमें एक्सचेंजेस, क्लीनिंग कॉरपोरेशन और इंस्टीट्यूशंस की क्या जिम्मेदारी है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अभी तक ब्रोकर्स को इसके दायरे से बाहर रखा है, जो मैंने एनुअल रिपोर्ट में पढ़ा है, क्योंकि हमने ये मुद्दा लगातार उठाया कि इस पर कुछ न कुछ एक गाइडलाइंस होनी चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह के नुकसान की कितनी भरपाई होगी। लेकिन एक और जो बड़ी समस्या है, जब आप कह रहे हैं कि टेक्निकली ये ग्लिचेज आ सकते हैं, दूसरी बड़ी समस्या सर डिस्काउंट ब्रोकरेजेस के साथ भी है। आदित्य मनिया जी जैसे जो ब्रोकर हैं उनको तो लोग फ़ोन करके बोल लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ऑफिस पहुंच जाते हैं। जो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस जो हवा में वेबसाइट चलाकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पर कोई ऑटोमेटेड जवाब आता है। कॉल सेंटर में वो 10, 15, 20, 25 हज़ार के ऐसे लोग रखे जिनका कोई इमोशनल टच ही नहीं क्लाइंट से, उनका क्या, उससे कैसे निपटा जाए ठक्कर साहब? तो उसमें भी फ्रेमवर्क आना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि जब सेबी ये व्हाइट पेपर पे वर्क कर रहे हैं तो दे शुड इंक्लूड ऑल ब्रोकरेजेस ऑल्सो। अल्टीमेटली क्लाइंट अगर कोई सफर करता है तो उनके पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जी कि ऐसे सिनेरियो में जब आपके सिस्टम्स डाउन होते हैं, इंक्लूडिंग ब्रोकर्स भी मैं कहूँगा, ब्रोकर्स आर ऑल्सो इक्वली पार्ट ऑफ दिस होल इकोसिस्टम। तो मेरा भी मानना यह है कि ब्रोकर शुड बी इंक्लूडेड इन दैट फ्रेमवर्क। और क्लाइंट जब ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करता है उनको भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि किस टाइप का रिस्क वो ले रहे हैं। बट एक बात है, देखो टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक अच्छी बात भी हुई है कि आज मैं इस इंडस्ट्री में 30 साल से हूँ। अब देखो कि टीयर 3 में आज हम क्लाइंट लगभग 99% ऑफ पिन कोड को सर्व कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ये टेक्नोलॉजी ने एक बेनिफिट भी दिया है, काफी लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। बट द सेम टाइम क्या होता है, ये इवॉल्व हो रहा है, तो इसमें फ्रेमवर्क आएंगे, उसमें थोड़ा बहुत जब भी ये फ्रेमवर्क बनता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट आई थिंक वी शुड हैव पेशेंस। तो ठक्कर साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब बहुत बड़ा बनने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा भागने के चक्कर में हम संभाल नहीं पा रहे हैं काम को, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकरेज हो चाहे एक्सचेंजेस हो, कि भाई इतने वॉल्यूम होने लगे, इतने ट्रेड होने लगे कि अब जब तब सिस्टम बैठ जाते हैं और हर रोज़, सर मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, हर रोज़ किसी न किसी डिस्काउंट ब्रोकरेज के हज़ारों ट्वीट मेरे पास आते हैं, सर आवाज़ उठाओ, सर आवाज़ उठाओ। कितनी आवाज़ उठाएं, ट्रेडिंग छोड़ के रोज़ यही काम कर लें, वैसा हाल है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एक्सचेंजेस और डिस्काउंट ब्रोकरेज दोनों के सिस्टम तैयार नहीं है इतने बड़े भारी भरकम वॉल्यूम हैंडल करने के लिए? आनंद जी, सिस्टम्स मैं कहूँगा तैयार है, बट ऐसे ग्लिचेस अवॉइड नहीं किए जा सकते हैं। अब आप देखोगे जितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़े हैं लास्ट 2 साल में, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आप देखोगे उतनी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कस्टमर्स। बट क्या नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए तो ऐसे लगता है कि कंप्लेंट भी बढ़ रही है। बट आप देखोगे कि जिन लोगों को बेनिफिट हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी नंबर काफी बड़ा हो गया। पहले टीयर 3 से तो हमको क्लाइंट आता ही नहीं था, आज हम टीयर 3 कस्टमर को सर्व कर पा रहे हैं। बट इसमें जो एवोल्यूशन में जो भी आपका ये सर एक छोटा सा सवाल मेरा, फर्ज करें कि आपको कह दिया जाए कि आपको जितना इंश्योरेंस लेना ले लो, अगर टेक्निकल ग्लिच हुई किसी एक्सचेंज की या आपके सिस्टम की हुई, फर्ज करें एंजल ब्रोकिंग डाउन हो गया या NSE BSE कोई डाउन हो गया, आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, जो भी आपके क्लाइंट अगर मांगे उस इंश्योरेंस पॉलिसी से उनको भरपाई की जाएगी। आप लेने के लिए तैयार हैं? जरूर लेंगे। बस यहाँ पे यही कस्टमर का सेफगार्ड है। हाँ। तो हम तो जरूर लेंगे। बस सर आपने लाख टके की बात की, यही तो सॉल्यूशन चाहिए, यही सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो क्लाइंट लेवल पर हो, सब ब्रोकर लेवल पर हो, ब्रोकर लेवल पर हो, एक्सचेंज लेवल पर हो, कहीं भी हो। इंश्योरेंस लाइफ में हर चीज़ का मिलता है, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका शायद इंश्योरेंस ना हो, माँ बाप के अलावा। तो हर चीज़ का इंश्योरेंस मिल रहा है, तो फिर आप ले लें। बहुत बढ़िया सर, ये अच्छा सुझाव है। मैं उम्मीद करता हूं कि रेगुलेटर्स तक आपकी बात पहुंचेगी। ठक्कर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए और ये पूरा डिटेल में हमें बताने के लिए। आशु मदान साहब भी हमारे साथ हैं। आशु सर, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, आप भी सुन रहे होंगे। अल्टीमेटली चूंकि आप मतलब मैं ये जानता हूं कि क्लाइंट्स के दुख दर्द को आप जीते हैं, देखते नहीं हैं, जीते हैं। अगर आपको मतलब थोड़ा लॉस लग जाए तो आपकी वो तकलीफ निकल कर आती है जो किसी गलत ट्रेडिंग फैसले के। लेकिन यहाँ गलत टेक्नोलॉजी की वजह से जो दिक्कत हो रही है, क्या क्या तकलीफ हो रही है लोगों को, उसके बारे में बताएं। अनिल जी, तकलीफ तो बहुत हो रही है और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी है
अनिल जी लॉस से ज्यादा लोगों को वो तंग कर रही है। अनिल जी, मैं एक आध 2 मिनट लूंगा। मैं एक तो ये जो दिनेश जी ने बोला बिल्कुल ठीक है कि जितना जितना हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और जितना वास्ट ये होता जा रहा है, ये ग्लिचेस जरूर आएंगे एंड वी हैव टू लिव विद इट। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर हम कॉम्पनसेशन की बात भी करें अनिल जी, चाहे वो इंश्योरेंस हो या चाहे वो डायरेक्ट एनएससी या एक्सचेंज कुछ करे, अनिल जी टू क्वांटिफाई द लॉस इन दिस काइंड ऑफ ए मार्केट एंड सिचुएशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप मुझ जैसे 10 लोगों का पैनल बनाएंगे ना, तो हम 10 का भी मतभेद होगा कि स्क्वायर ऑफ ट्रेड पे होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग ट्रेड पे होना चाहिए, जिसने लगा रखे हैं सौदे उस पे होना चाहिए। तो अनिल जी वो क्वांटिफाई करना ना इस ट्रेड के लिए बहुत मुश्किल है। आज के इश्यू पे अनिल जी मेरा सबसे कंसर्न, मेरे को ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि डाउन हो गया, हो सकता है टेक्निकल ग्लिचेस आएंगे, पर अनिल जी जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइट्स हैं एक्सचेंज की, वो मेरा जो मानना है कि वो नासिक में भी है, चेन्नई में भी है। आई मीन और बंद होना भी मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, पर अनिल जी मतलब उस वक्त मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता था। लेकिन जो अब तक नहीं चालू हो पाया अनिल जी, दिस इज स्कैरी एंड दिस इज वरीसम। ये जो अभी तक चालू नहीं हो पाया ना, दिस विल लीड टू प्रॉब्लम्स ऑफ ए डिफरेंट प्रोपोर्शन। क्योंकि डे एंड पे ऐसे लग रहा था कि अगर 1-1.5 घंटे के लिए भी मार्केट खुल जाएगा, 2 बजे भी खुल जाए, 2:30 बजे भी खुल जाए, तो कोई टाइम भी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम एक्सटेंड करने का भी अपने तरह तरह के रेपरकशंस है, तो शाम को और डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बट जो अभी तक नहीं खुला अनिल जी, दिस इज वरीसम। एंड मैं एक बात मानता हूं कि अनिल जी इन द सेम स्पिरिट, जैसे मैंने बोला कि कॉम्पनसेट कैसे कर सकते हैं, क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। बट एक चीज जो आपने बिल्कुल ठीक बोली अनिल जी, अकाउंटेबिलिटी चाहे एज एन एनालिस्ट हो, मैं बोलता हूं, चाहे एज ए ट्रेडर हो, चाहे एज ए क्लाइंट हो, मतलब अनिल जी हर तरह से अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। विदाउट दैट तो अनिल जी ये बातें और ये चर्चाएं, ये डिस्कशन होती रहेगी, कुछ ना होगा। और अभी आप अनिल जी आप जो बोलते हैं कि छोटे निवेशक हैं, ये जो आपने डिस्काउंट ब्रोकरेज वर्सेस ये बोला, ये तो पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन और फेस वाले में जो चैलेंजेस है वो डिफरेंट होते हैं। बट अनिल जी मुझे लगता है कि छोटे से ज्यादा बड़े ट्रेडर्स, अनिल जी जितना बड़ा ट्रेडर, बड़ा इन्वेस्टर, बड़ी पोजीशन, उसको बड़ा लॉस होगा। तो ये छोटे और बड़े की बात नहीं है अनिल जी, ये लॉस संभालने वाली चीजें हैं और कुछ ना कुछ होगा। पर अनिल जी मैं सिर्फ इसमें एक चीज हमेशा ये बोलता हूं, जो कभी कभी लगता है कि इन्वेस्टर नहीं है, मैं बोलता हूं 1000 आदमी को कॉम्पनसेशन मिलना है, 1000 आदमी कहें कि मुझे आके लॉस हुआ है, बट मैं बहुत खुश होऊंगा और बहुत ही इसको रियल मानूंगा कि अगर 10 लोग आके ये भी बोले कि नहीं मुझे प्रॉफिट हुआ है। अनिल जी प्रॉफिट भी तो किसी को होगा, कोई तो होगा, बेनिफिशियरी भी होगा, कि चाहे जिसका ऊपर बिक गया या जिसने लेना था नीचे मिल गया। बट मतलब फ्रॉम द डेविल्स एडवोकेट, वो बेनिफिशियरी कभी भी मार्केट में नहीं आता, क्योंकि एज ए ब्रोकर मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी टेक्नोलॉजी डाउन हो जाए, कभी मुझे कोई आके नहीं कहता कि मेरा प्रॉफिट हो गया, मुझसे आज 50% भी आप ले लो। लॉस वाले जरूर आते हैं। तो अनिल जी ये चीज ऐसी है कि जिसका जो सीधा समाधान मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता, और इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट अकाउंटेबिलिटी, दैट इज वन वर्ड विच आई लिव विद, एंड आई मीन दैट्स माय लाइफलाइन, वो जरूर फिक्स होनी चाहिए। और अनिल जी आज का, अनिल जी जिसके सौदे रह गए, मार्जिन पोजीशन क्या होगी, पेनल्टी क्या होगी, इतना बड़ा पंडोरा ऑफ क्वेश्चन मार्क्स खुल गया है कि विच विल लीड, मतलब वन प्रॉब्लम विल लीड टू अनदर एंड अनदर विल नीड टू अनदर टू। तो अनिल जी आई एम लिटिल वरीड नाउ कि जो अब तक नहीं खुला है। बात सही है, दिक्कत है जी। बहुत माहौल भारी कर दिया आपने आशु जी, ऐसा बोल के अब मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब सर पे बड़ा बोझ हो गया है एकदम ऐसा। तो बहुत सारे क्रिएटिव ट्वीट भी आ रहे हैं आज जी, बहुत सारे आ रहे हैं। जो आशु जी हमने फ्राइडे को पार्टी की थी, उस पर भी एक ट्वीट किसी ने डाला उसी फोटो पर कि बोले ये हम हैं, ये हमारा सर्वर है और आज हम पार्टी करते हैं। तो ठीक है, लाइव है, देखिए सर्वर ही बंद हुआ है, ट्रेडिंग टर्मिनल ही डाउन हुआ है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, जिंदा रहेंगे तो और ट्रेडिंग करेंगे, बहुत करेंगे, चिंता न करें, जिंदगी को जिए, ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहेगा। लेकिन इस बीच आदित्य जी कुछ कहना चाहते हैं। जी आदित्य जी। 2 चीज कह रहा हूँ जी। एक तो अभी 2:30 बज गए हैं और 3 बजे गवर्नमेंट की मीटिंग है, उसमें अगर कुछ भी विनिवेश के संबंध में कोई बात हो गई तो बाजार में उल्टी माने ऊंच नीच हो सकती थी। अभी भी एनएससी के पास वक्त है, अगर वो नहीं बता रहे हैं तो उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए कि हम आज शाम तक नहीं ओपन कर पाएंगे, हमें उनका एक सॉल्यूशन के कम से कम 2 दिन का सेटलमेंट मर्ज कर दें, तो वहां भी बहुत सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं। लेकिन ये सब चीजें एनएससी को ये कहना चाहिए मार्केट में सामने आके मीडिया के माध्यम से कि अभी हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं, हमारा सिस्टम फेल्युअर है, आज हम ट्रेडिंग नहीं चालू कर पाएंगे। तो जो निवेशक है वो अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है अपना माइंड मेकअप करने के बीएससी पे। लेकिन आशु मदान जी ने जो कहा है कि अभी की शाम की जो प्रॉब्लम आएंगी, मार्जिन की, पेनाल्टी की, F&O में, कैश मार्केट में जो वार मार्जिन कम पड़ेगा, उसका क्या होगा, उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए तो हमको ही
और आपके माध्यम से हमको तैयार है। हमारे पास तो एक ही हथियार है, आपका। आप अगर बोलेंगे तो आपकी बात सुनी जाती है, अरे सर, हमारी बात नहीं सुनी जाती। नहीं सर, बिल्कुल हम तो कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले, 2 हफ्ते पहले की बात है, आप ही के साथ शो किया था, जी 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 ट्रेडिंग जी होल्ड किसका फॉल्ट, राइट? तो वक्त जी। वक्त पर सारी चीजें, सारी बातें उठा रहे हैं, और खुशी मुझे इस बात की है कि सेबी ने भी इस मामले को समझा है। सेबी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस बात को जगह दी है कि अब वक्त आ गया है कि जब टेक्निकल जो दिक्कतें आए, तकनीकी दिक्कतें आए, उसकी वजह से अगर एक्सचेंजेस के, क्लीयरिंग कॉरपोरेशन के कामकाज ठप हों, तो उसका एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, वो बनेगा भी। इसी पर एक राय में ना बाहिती साहब से और लेना चाहता हूँ। बाहिती साहब, क्या कुछ किया जा सकता है? अभी ठीक है, ये तो जो हो गया वो हो गया, और जो होगा। अच्छा, बाहिती साहब नहीं है तो मैं बागड़ी साहब से जानना चाहता हूँ, उत्तम बागड़ी साहब। उत्तम बागड़ी साहब, जरा बताएं कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, ये बताएं। सर, 2-3 चीजें हैं जी। एक तो वी नीड बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है, और डिफाइंड कम्युनिकेशन कि जब भी कुछ गड़बड़ होगा मैं यहाँ ट्वीट करूंगा या इस वेबसाइट पे डालूंगा या प्रेस में जाऊंगा। अभी क्या है, सब हवा में गैस कर रहे हैं, सब समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं गया, व्हाट्सएप मैसेज जा रहे हैं, सब गैस वर्क है। वी नीड बेटर कम्युनिकेशन, दैट इज नंबर 1। दूसरा, सेबी ने रेगुलेशंस में काफी ब्रोकर्स को बांध रखा है कि तुम इस तरह क्लाइंट से डील कर सकते हो, इससे क्लाइंट ने मार्जिन नहीं दिया तो सौदा नहीं कर सकते, शाम को पेनल्टी लगेगी। ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में you have to give brokers flexibility to handle the client's positions. ठीक है, एक एक्सचेंज में लिया, दूसरे में बेचा, एक यदि वो कहीं और हेज करना चाहता है बट मार्जिन नहीं, तुम नहीं कर सकते, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, इट्स अ चैलेंज फॉर अस एज अ कम्युनिटी। आज एक एक्सचेंज डाउन हुआ, हो सकता है कल दूसरा एक्सचेंज डाउन हो जाए। ऑल ऑफ अस हैव टू एक्टिवेट बोथ आवर एक्सचेंजेस, बोथ एंड ऑल आवर सेगमेंट्स, एंड यूज दिस एज अ दोनों एक्सचेंज, दोनों सेगमेंट सारे आपको चालू रखने पड़ेंगे। कभी एक जगह तकलीफ है तो दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह तकलीफ पहले जगह चले जाए। ये हम एज ए इंटरमीडिएट के ऊपर एक जिम्मेदारी है जो हमें स्टडी करना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप मार्केट एक्सटेंड करने वाले तो बताओ, नहीं करने वाले तो बता दो, हम प्लान तो करें भाई। ये मेरे टॉप रिक्वेस्ट होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब उत्तम जी, इससे बढ़िया आप अपनी व्यथा को, दुख दर्द को, परेशानी को रख नहीं सकते, और साफ साफ शब्द बता तो दो भाई। वो कौन सा, किसका ऐड आया, बात करने से बात बनती? कोई तो, अरे किसी का तो था, मोबाइल वाले का। किसका तो, बात करने से ही बात बनती। तो बात तो करो भाई, बताओ तो सही। मतलब पूरा देश जानने में इंटरेस्टेड है हो क्या रहा है। बग्गा साहब भी है, बग्गा साहब से जाने। बग्गा साहब, मैं क्या सोल्यूशन है ऐसी समस्या? हर बार आते, मैं हर बार आपको फोन लगाता हूँ, पूछता हूँ बग्गा साहब आ जाओ जरा बात करो, आप भी आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है सर? अनिल जी, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। देखिए, एक टेक्नोलॉजी है, एक होता है, हमने बैंक चलाए हैं। मेरे एयर इंडिया बिल्डिंग ब्रांच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आग लगी थी, हमने विद इन आवर्स हमने फिर से बहाल किया था सर्विसेज। और क्या करना है उसमें, एक होता है आपका टेक्नोलॉजी, एक होता है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन क्यों लैकिंग है? टेक्नोलॉजी तो ठीक है, चलो डूब गया कुछ, नहीं आ सकते। एक वाटरफॉल होता है कि भाई इतने टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद आप ये कहेंगे, 1 घंटा नहीं हुआ तो आप ये कहेंगे। फिर एक रिस्क मैनेजमेंट होता है। आज जिस पोजीशन लोगों ने इंट्राडे ली हुई थी ना, वो स्क्वायर कर पा रहे हैं, ब्रोकर का पेनल्टी लगेगा, इन्वेस्टर को पेनल्टी लगेगा। आपको सबसे पहले ये कहना चाहिए, अगर 2:30 बजे तक हम नहीं आते तो हम आज का दिन 5 बजे तक ट्राई करते रहेंगे। 5 बजे अगर हम नहीं आए तो हम सेटलमेंट्स मर्ज कर रहे हैं, आज पेनल्टी नहीं लगेगी, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी आज की। इतना भी कोई क्यों नहीं कह रहा है? और अनिल जी, आप अगर ब्रोकरेज स्टेटमेंट देखें, आप तो म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं, आपको ब्रोकरेज लगता है अगर 20 रुपए का या 50 रुपए का, उसके आगे आपको 200 रुपए लगते हैं जो सरकार की जेब में जा रहे हैं, सेबी की जेब में जा रहे हैं, एक्सचेंज की जेब में जा रहे हैं। वो सब पैसा आप लेने को तैयार हैं, बट जब इन्वेस्टर ऐसे मुश्किल में है तब आप में से कोई आके बोलने को तैयार नहीं है। मुझे याद है जब आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम्स पे लोगों ने कर दिया था, चिदम्बरम साहब खुद टीवी पे आए थे और बोले थे सब कुछ ठीक है, ये लोगों ने फैलाई है र्यूमर, कुछ भी गलत नहीं है। अब यहाँ कोई क्यों नहीं आ रहा है? एक्सचेंज से लेकर रेगुलेटर से लेकर सरकार तक कोई तो आके बोले कि आप डरिए मत, हम इसको एक्सपैंड करेंगे। अरे कल एक्सपायरी है,
लोगों ने आज पोजीशंस ली थी। अच्छा, और आपका फिजिकल सेटलमेंट है, लोगों ने आज वो काटना था। रोल ओवर का आधा पोजीशन अगर कट गया था, इंट्राडे की पोजीशन है जो अलाउड है, जो काटनी होती है 2:30-3 बजे तक, कोई है ही नहीं। नोबडी इज एड्रेसिंग। वो ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर फोन ऑफ द हुक करके बैठ जाएगा कि साहब मैं क्या कह सकता हूँ। आप ही लोग हो जो कर रहे हो। मैं बाकी चैनल भी देख रहा था, सब कोई कवर ही नहीं कर रहा है। आज ही मैं सुबह ना जोर से आवाज उठा रहा था, किसने बोला कि वो शुभम जी बोल रहे थे कि आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में ना ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते हैं ऑप्शन खरीदने का, कि फिर वो है ना वो डिलीवरी मार्क हो जाती है, झंझट है। तो मैंने ब्रोकर्स को टाइट किया कि भाई अरे क्यों नहीं करता। भाई साहब गलती हो गई मेरी। मुझे नहीं पता था कि मैं 9:30 बजे 8:30 बजे मैं टाइट करूंगा और 10:15 बजे ये सब कांड हो जाएगा। तो मैं तो इसलिए बोल रहा, अब ये देखो टेक्नोलॉजी, अब प्रॉब्लम यही है कि मतलब समस्या। अच्छा, और जैसा अजय सर कह रहे हैं कि आवाज उठाओ, अब मनिया जी बोल रहे हैं आवाज उठाओ। हमारे दर्शक भी, हम मतलब मालूम है, अभी हमारे एक दर्शक है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, नंदिता जी, उन्होंने अमिताभ बच्चन का फोटो लगाकर ये ऐसा ट्वीट किया है। जो केबीसी में जाते हैं ना, जो सामने बैठे होते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो अमिताभ की तरफ ऐसे देखते हैं कि शायद अमित जी मदद कर देंगे। तो बोले अनिल सिंघवी टू एवरीवन, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपकी मदद कर पाऊँ ना कर पाऊँ, आपके लिए आवाज जरूर उठाऊंगा, ये बात पक्की है। देखिए आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जितना हमारे पास ताकत है उस ताकत से आवाज उठाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री तक तो हम पहुंचा चुके हैं आवाज को, और सबसे पहले हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर के पास, वित्त राज्य मंत्री के पास, आर्थिक मामलों के सचिव के पास, उन तक हम पहुंचे हैं और हमने कहा भाई आप बताइए क्या करना चाहिए, कम से कम कम्युनिकेशन करें। तो जो सबसे बड़ी बात बग्गा साहब ने की वो कम्युनिकेशन वाली है। कुणाल जी भी इस मामले में अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। कुणाल जी भी कह रहे हैं कि कुछ विशेष समस्याएं जो सुनने में मिल रही। कुणाल जी जरा बताएं। अनिल जी देखिए, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, आज तो लगातार फोन बज रहे हैं और सबका अनिल जी यही कहना है कि अनिल सिंघवी जी को बोलिए कि इस पर आवाज उठाएं। तो अनिल जी आप तो आवाज उठा ही रहे हैं। अनिल जी मैं दो बातें कहना चाहता हूं इस पर। अनिल जी सबसे पहले तो सभी ने कहा कि कम्युनिकेशन में अनिल जी बहुत ही पुअर है। कम्युनिकेशन तो अनिल जी सुधारा जा सकता है, उसका तो कोई खर्चा भी नहीं है, और उसमें करना क्या है, आपको सिर्फ ये बताना है कि अभी स्टेटस क्या है। स्टेटस अपडेट मिल जाएगा तो अनिल जी बहुत राहत मिलेगी, लोगों को पता लगेगा भाई आज बाजार खुलेगा नहीं खुलेगा, 3:30 बजे खुलेगा, 3:30 के बाद क्या करना है। अनिल जी ये बताने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए। और दूसरी बात अनिल जी, जो मुहिम आपने पहले चलाई थी कि जो कॉम्पनसेशन है, अगर मान लीजिए इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसमें जो लोग जिन पर इफेक्ट होता है उनको जो कॉम्पनसेशन देने की व्यवस्था है वो एडहॉक अनिल जी आज नहीं तय हो सकती है। उसके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जो कि अनिल जी पहले भी आप कई बार ये बात कह चुके हैं। अनिल जी इस पर भी थोड़ी और जोर से आपको आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल इस पर आवाज उठाने की जरूरत है और आशा करते हैं कि अब कहीं से कुछ तो एक्शन आएगा, क्योंकि अभी तक सुनने को कुछ नहीं आ रहा है सर सामने की तरफ से। अभी तो मैं बताऊं ईमानदारी से, मेरा मन तो खाली ट्वीट देखने में कर रहा है। यहाँ अच्छे अच्छे ट्वीट आ रहे, बढ़िया है। किसी ने अभी वो स्कैम 1992 वाला ट्वीट डाला है। मेरा टाइम ही अच्छा था, नो सिस्टम नो ग्लिचेस, रिंग में चलते, को वापस रिंग में चलते। बग्गा साहब चले वापस रिंग में एक बार। हाँ जी बिल्कुल। मैं अनिल जी एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ जी सर। अनिल जी अभी जब 2000 में Y2K का प्रॉब्लम था, देखिए हम बैंक्स में थे, हमने पूरा कट ओवर किया। भारत की आईटी जो सर्विसेज कंपनियां बनी, लाखों करोड़ों की, वो Y2K से बनी। अनिल जी इतना प्लानिंग गया था, मेरे पास प्रिंट आउट पड़ा था पूरे बैंक का, हर कस्टमर का, कि भाई पता नहीं कहीं से कुछ बदल गया अगर। और पूरी रात हम बैठे रहते एटीएम में। मेरा पहला ट्रांजैक्शन था, पैसे निकले, ठीक पैसे निकले, अकाउंट में डेबिट हुआ। अब ये लोग सैटरडेज को बुलाते रहते हैं ब्रोकर्स को, करते रहते हैं कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, वो सब कहाँ गई? और ऑडिटर्स कौन है अनिल जी? हमारे ऑडिटर्स ऐसे होते थे कि अगर आपने बनाया एक सिस्टम, वो लाते थे, हम एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं। एथिकल हैकर्स क्या है कि आपकी कैपेसिटी अगर 5 है, वो 50 का कैपेसिटी डालता है या 500 डालता है कि आपका सिस्टम कब टूटेगा, और वो फिर बताता है इतनी आपकी है और आपको बनाना है। और ऑडिटर फिर साइन अप करता है कि भाई आपने इतना सिस्टम बनाया, जब तक इतना ना हो। जैसे बिल्डिंग कोड है, बिल्डिंग कोड जो आपको देता है उससे 1.5-2 गुना हम बेटर होते हैं,
और सेफ्टी स्टैंडर्ड से बिल्डिंग कोड कई गुना ज्यादा है, ताकि कोई ज्यादा भारी सामान रख भी दे, ये नहीं है कि फर्श टूट जाएगा। तो ये बहुत स्टैंडर्ड ये सिस्टम्स होते हैं अनिल जी, बट ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कभी फेल हो सकती है। जापान में भी हुआ, वहां पार्लियामेंट में सवाल उठाए गए और उधर के एक्सचेंज हेड्स को फिर बर्खास्त किया गया और उन्होंने जाके माफी मांगी, क्योंकि इससे देश की छवि खराब होती है। कितने अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनकी पोजीशन होगी, करेंसी मार्केट आप कह रहे थे। दूसरी बात वही फिर से मैं दोहरा रहा हूं, यहां तो बैठ जाना चाहिए, उनके पीआरओ जो हैं आपके चैनल पे आके बैठ जाएं और हर 5 मिनट में लोगों को बोलें कि ये हो रहा। अच्छा, आप नहीं आना चाहते, एटलीस्ट ये बोल दीजिए हम 5 बजे तक ट्राई करेंगे, आज का सेशन 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है या 7 बजे तक, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम मर्ज कर देंगे कल के साथ, या एक्सपायरी को मूव कर दीजिए, एक्सपायरी को 1 दिन और आगे कर दीजिए ताकि लोगों को चैन मिल जाए। आप घर जाइए, आज कोई पेनल्टी नहीं है, आज कोई मार्जिन का बिजनेस नहीं है, कल सवेरे देखेंगे। हम भी जाके फिर बग्गा साहब, यही बड़ा सवाल तो सर यही आ रहा था, और मैं ट्विटर भी स्कैन कर रहा था, कई सारे लोग हमें बग्गा साहब यही ट्वीट कर रहे हैं। अनिल जी, सवाल यही बन रहा है कि क्या अब एक्सपायरी एक्सटेंड होनी चाहिए या फिर लग रहा है कि होगी? 100% द बेस्ट सोल्यूशन, हालांकि उसमें सब लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन बेस्ट जो हो सकता है इन दिस सिचुएशन वो ये है कि आज के सारे ट्रेड्स कैंसिल। ठीक है, आज के सारे ट्रेड्स कैंसिल। आज जैसे अब बुधवार आया ही नहीं, हाँ ऐसा मान लो, ऐसा समझ लो, गुरुवार शुक्रवार को एक्सपायरी, ताकि ऑप्शन बायर जो है उसकी जो प्राइस है वो ना टूटे, करेक्ट, वो ना टूटे, और आप फ्राइडे की एक्सपायरी कर लो, करेक्ट। तो एक दिन आगे की एक्सपायरी होगी तो आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम एक से आगे दिन शिफ्ट हो गया। अब इसमें देखिए सवाल तो हमेशा उठेंगे कि किसी ने आज ट्रेड कर लिया, किसी का प्रॉफिट बुक हो गया, नहीं हो गया, ये हो गया, हो गया, वो देखो कोई भी 100% फुल प्रूफ तो सोल्यूशन है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। लेकिन बेस्ट क्या हो सकता है वो सोचे, और अगर इससे बेहतर कोई सोल्यूशन है तो वो ले आए एक्सचेंज, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ बेस्ट सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम लोगों को एक्सेप्टेंस हो या जिनके लिए ठीक हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि या फिर ये सिस्टम करे कि नहीं, आपको लेट तक आप ट्रेडिंग सिस्टम खोलो, लेकिन लेट तक खोलो तो अभी ये तो पता होना चाहिए कि अभी खुलेगा भी है नहीं। 3:30 बजने की तो तैयारी है, ऐसे बात करते करते हम तो 3:30 बजा देंगे, फिर उसके बाद आप बोलोगे तो कौन सा, बाकी बहुत सारे स्टाफ तो चले गए होंगे या जैसे। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा एक दिन के लिए इसे एक्सटेंड कर लिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। आशुधर भी इस पर कोई राय दे रहे हैं? आशुधर बताएं। अनिल जी, दो चीजें, एक तो ये जो डिसीजन है एक्सटेंड करने का या मर्ज करने का, ये एक्सचेंज के पास नहीं है, ये सेबी के पास है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। कर ले, उसमें क्या दिक्कत है? अरे आशुधर, उसमें क्या हो गया? सेबी कर सकती है, ये तो मैटर ही इतना बड़ा है कि सेबी को ही डिसीजन लेना चाहिए, सेबी को करना चाहिए, तो सेबी भी कर सकती है। एग्जैक्टली, एक्सचेंज जाके कह देना। बिल्कुल, अगर आशुधर समझिए, आप एनएससी के सीएमडी है, ठीक है, आप विक्रम लिम्हे साहब है, आप जाके कहेंगे सेबी को कि भाई एक दिन आगे बढ़ा दो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली अनिल जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा था कि एक्सचेंज जरूर साइडलाइंस पे बात कर रहा होगा, बट अनिल जी ये सजेशन है कि थर्सडे की फ्राइडे कर दी जाए, अनिल जी ये बिल्कुल बहुत ही हैवॉक है, क्योंकि सारी की सारी अनिल जी 95% ऑफ ट्रेड्स आर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और वो सब के सब जो एक बेसिस, टाइम बेसिस पे थर्सडे एक्सपायरी के ऊपर डिसाइडेड है। और थर्सडे और फ्राइडे में अनिल जी जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, जमीन आसमान का। ये नहीं कि एक दिन में बात सोचें अगर 12 रुपए की ऑप्शन है तो 10 रुपए उसका प्राइस मान लें। अनिल जी एक दिन में जमीन आसमान का फर्क आएगा, तो वो तो एक नए एक्सटेंड का प्रॉब्लम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंशन सोल्यूशन है। कोशिश ये करनी चाहिए, चाहे आज 1-1.5 घंटे के लिए खोलें, कभी भी खोलें, कि आज का ट्रेड आज ही सुलटे और कल की एक्सपायरी कल पे रहे। अनिल जी, एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग विल लीड टू सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप और मैं अभी असेस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है। बागड़ी साहब, आप गए हैं रिंग में सर पहले? मैं रिंग में गया हूँ, लेकिन जाते रिंग बंद हो गया। उसका क्या, ब्रोकर की लड़की को एक एक्स्ट्रा बैच मिलता था। अच्छा। तो 7 बैच के अलावा 8वां बैच। तो कुछ एंजॉय किया कि खाली ऐसे घूम के एक आध बार आ गए बस? पहले दिन जाके आया तो ऊपर आके रोने लग गया, पहला सौदा वाला। हाँ, अच्छा। लेकिन आशु जी बोल रहे हैं ना, मैं कभी-कभी क्या, सॉल्यूशन इज वर्स देन द प्रॉब्लम। जी। आप कहते हैं सेटलमेंट मर्ज कर,
मर्ज कर दो। क्या अमिता बता सकती है कि क्या अपना बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर में हम वो लिंक कर पाएंगे? दिस इज अ सॉल्यूशन इफ वी कैन ओपन अ स्मॉल, शाम तक एक सेशन खोल लो, चाहे आधे घंटे का ही सही, जिसके अंदर आदमी अपना सौदा सिखा कर सब कुछ कर ले, सब कुछ रूटीन में चले जाए। फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए। यदि वो नहीं हुआ तो फिर थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा क्या, बट मर्ज कर देना या आज के सारे सौदे कैंसिल कर देना, जो सोल्यूशन है वो इतने नए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा कि वो पुराने प्रॉब्लम ही ठीक कर सकते। ये मेरे विचार। मैं तो एक काम करूँ, अगर मेरे पास पावर होता तो मैं तो आप ही को चेयरमैन बना देता उस कमेटी का जिसको सजेशन देके पूरा सिस्टम सुधारना है बागड़ी साहब, ठीक है? कि भाई बागड़ी साहब के अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो बताएगी क्या करना चाहिए। अब एक दो सजेशन तो बताओ सर, क्या करना चाहिए? जहां तक कि कैश सेगमेंट का सवाल है, आपके पास इंटर ऑफ है, दूसरा सेगमेंट है, आप काट सकते हो। जहां तक कि करेंसी का सवाल है, उसमें भी दूसरे सेगमेंट में ठीक ठाक वॉल्यूम है, अब आप सौदा काट सकते हो। यदि आप ऐसे ब्रोकर हो जिसने एक ही एक्सचेंज की मेंबरशिप ले रखी है, दूसरे में नहीं ले रखी, तो आप फंसे हुए हो। ये बेसिकली आपका बिजनेस लॉस है जिसके लिए आपके क्लाइंट भी सफर कर रहे हैं। तीसरा, करेंसी में बिल्कुल डेफिनेटली डेरिवेटिव्स में बड़ा प्रॉब्लम है। इसका इस स्टेज पे कोई सोल्यूशन नहीं है। खाली एक उम्मीद ये है कि किसी तरह बाजार 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे सिस्टम चालू हो जाए, चाहे रात के 8 भी बजा दीजिए, आप मुझे खाली बाजार आधा 1 घंटे के लिए चालू करके दे दीजिए, ताकि जिसको जो पोजीशन रखा करना है कर लेंगे, सब एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, हम भी समझते हैं। एक्सचेंज के साथ पूरा मार्केट, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट एडजस्ट करने को तैयार हैं। आज हादसा इसे एक एक्सचेंज में हुआ है, कल किसी और एक्सचेंज में हो सकता है, कल मेरे ऑफिस में हो सकता है, कल आपकी टीवी स्टूडियो में हो सकता है। ठीक है, उसके हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा और एज ह्यूमन बीइंग्स हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक बात है। जी 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 बागड़ी साहब बोलिए जी। और फाइनली, यदि आज दिन भर चालू नहीं हुआ तो कल सुबह आपको नया सेगमेंट करना है, किसको ओपन रखना है, ये एक बहुत भयंकर सवाल है। अब क्या सेगमेंट में सवाल है ऑक्शन का। यदि माल उड़ गया तो ठीक है, अगले दिन बेच सकते हो, ओवरनाइट प्राइसेस का और कुछ नहीं। यदि माल बिक गया तो ऑक्शन का क्या होगा? इन दैट की वो एक सवाल है, इसका देखना पड़ेगा। यदि बहुत ज्यादा अमाउंट, ज्यादा क्वांटिटी ऑक्शन में नहीं है तो फिर इट इज नॉट अ बिग इशू। डेरिवेटिव्स में मैं प्राइस रिस्क की बात नहीं कर रहा। हो सकता है कल सुबह सेम खुले, ऊपर खुले, नीचे खुले, और मैं उस डायरेक्शन में जाना खतरनाक है। यदि आपने सौदा किया है तो भैया ये आपका सौदा है। आप यदि आप काट नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सौदा नहीं है। बाकी ऐसा हो कि कल सुबह नहीं खुला, ये सिस्टम आगे चल गई, तो भाई इसका तो कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, तो फिर ऊपर वाला ही बचा है। ठीक बात है। वैसे आज कहते ना कि नॉर्मल टेक्निकल पॉलिटिकल, आज शाम तक कोई रिपोर्ट आया कि नहीं एक्चुअली तो साइबर अटैक था, कि किसी फ्रेंडली कंट्री ने बोला चलो कुछ करें हम कुछ। वी हैव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस मैटर, बट हैविंग सेड दैट, फर्स्ट टारगेट आज शाम को किसी तरह खोल दीजिए, आधा 1 घंटे के लिए खोल दीजिए और सबको रूटीन में चलने दीजिए। अब सेटलमेंट लास्ट थर्सडे, क्या बोले नहीं मुझे उसको फ्राइडे करना है, नहीं मुझे अगले मंडे करना है। अब जैसे सोल्यूशन, ये पैचवर्क सोल्यूशन नया प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसका मुझे बहुत बड़ा डर है और नथिंग मोर टू ऐड। आपके सुझाव बढ़िया है। एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहा था दीप में, एनएससी इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है, मैं वही देख रहा था। अभी देख रहे थे? हाँ। 3,33,000 फॉलोअर हो गए, आज 12,000 फॉलोअर जुड़े हैं। मतलब ऐसा नहीं कि टेक्निकल रीचेस से कहीं फायदा नहीं होता। एनएससी के फॉलोअर आज बढ़े हैं, बका साहब 12,000 फॉलोअर बढ़े हैं आज एनएससी के पूरे। और अनिल जी, और पता लगेगा कि एनएससी कू पे पहले देगा पॉलिसी बयान, तो कू के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। मैंने तो ट्वीट किया, वॉरेन बफेट ने कहा था कि भाई ऐसे इन्वेस्ट करो कि 10 साल मार्केट बंद हो जाए तब भी तुम ठीक हो। मैंने तो वो भी लिखा। देखिए सर वो याद मत दिलाओ, ट्रेडिंग में सर वो याद मत दिलाओ, ट्रेडिंग में फर्क रखना है। लोग मुझे भी दोष दे रहे हैं। कल मैं बोर होके, इतना परेशान होके, कल मैं बोला 2:30 बजे, मैंने कहा हमारे पास भी ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि किसी दिन मार्केट जल्दी बंद करना हो तो हो जाए। तो लोग मुझे बोले लो अनिल जी कल आप याद कर रहे थे, आपको 2:30 बजे बंद करना था, सुबह 10:30 ही बंद हो गया। तो मैं आगे से नहीं बोलूंगा, कल मैं तो बोर हो गया था।
लेकिन ये वही है कि सर आपने ट्विटर की बात करी, मैं जस्ट ब्राउज कर रहा था, आपसे कम फॉलोअर्स हैं NSE। अरे वो कोई खास बात जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। नहीं, खास बात नहीं, लेकिन चलिए अगर ये चलता रहा तो आज मैच कर पाए। भले वो आगे बढ़ जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम बराबर चलते रहे, चुस्त दुरुस्त है। बंसल जी बहुत देर से खामोश बैठे, बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहिए। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, कोई टिप्पणी नहीं अनिल जी, मैं हंसी मजाक की बात हो रही थी अनिल जी, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। आपको ध्यान है कि जैसे आज NSE के फॉलोअर बढ़े हैं, अभी रिसेंटली अनिल जी वो टाटा मोटर को लेके टाटा मोटर की कंपनी ने एक ट्वीट किया था अनिल जी, अगर आप रिकलेक्ट कर पाए तो अनिल जी मैं आपको बताऊंगा कि आज शाम को NSE के हैंडल से क्या ट्वीट होगा, ऐसे ही एक बताओ। अनिल जी पहले आप तो बताएं, वो टाटा मोटर वाला ट्वीट किया था। हाँ, वो तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है, सबको खबर हो गई, टेस्ला वाला ना भाई। हाँ बिल्कुल, मैंने जी आपका मेमोरी टेस्ट ले रहा था, मैंने कहा कहीं आप खाली बैठे बैठे कहीं मेमोरी में थोड़ी दिक्कत तो नहीं हो रही, सब लोग ट्वीट कर करके बोल रहे हैं। तो आज अनिल जी NSE के अनिल जी मुझे लग रहा है हैंडल से आज ट्वीट होगा, NSE ट्वीट करेगा, खामियां ढूंढते हैं मुझ में ऐसे, खामियां ढूंढते हैं मुझ में ऐसे, जैसे खुद के किरदार में खुदा हो। तो अनिल जी आज NSE भी कुछ ऐसा कुछ ट्वीट कर सकता है। ना ना ना, ये टाइम ठीक नहीं है, ये उस समय करना चाहिए जब आपके सितारे बुलंद हो। अभी आज तो पकड़ के धो देंगे लोग। ना ना, ये गलत टाइम, बंसल जी आप टाइमिंग गड़बड़ कर जाते हो। आप शेयर तो ढंग से ढूंढ के लाते हो, ये बात सही है, लेकिन कोई सा भी शेयर कहीं भी चिपका देते हो। डिस्काउंट ब्रोकर्स ही आज ट्वीट कर सकते हैं। ये तो डिस्काउंट ब्रोकर कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिस्काउंट ब्रोकर जिनके रोज ही बंद रहते हैं, हर दूसरे दिन बंद हो जाए, वो कर सकते हैं कि रोज हमें आप गाली देते हो कि ये बंद वो बंद ये बंद, देखो एक्सचेंज बंद है, तो आज ये उनके लिए है। आपका जी 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 कौन? आशु सर कुछ, आशु सर कुछ कह रहे हैं। जी आशु सर। नहीं अनिल जी, मैं बिल्कुल एंडोर्स कर रहा था जो आप कह रहे थे कि ये डिस्काउंट ब्रोकरेज ही कर सकते हैं अनिल जी। और जैसे अनिल जी आपने ये भगत जी ने ही बोला कि ब्रोकरेज रही नहीं, डिस्काउंट ब्रोकरेज तो फ्री ब्रोकरेज के एड्स देते हैं और सारा पैसा जो बाकी आता है वो एक्सचेंज और सॉरी सरकार को ही जाता है। तो अनिल जी सरकार को या एक्सचेंजेस को ये सब देखना चाहिए कि जिस तरह का ये वर्कलोड और ये लोड बढ़ रहा है और इतनी ज्यादा कमाई इनकी बढ़ रही है कि अगर आप ग्रे मार्केट में देखें NSE का स्टॉक 800-900 का होता था और अब 1800 का सुनने में आ रहा है, तो अनिल जी इसका कहीं ना कहीं तो मतलब बेनिफिट एक ट्रेडर इन्वेस्टर और जो उसकी जो मार्केट है, जो कंज्यूमर है, उसको तो होना चाहिए। तो ये सोच बहुत जरूरी है अनिल जी, कहीं ना कहीं ये मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है सर। वैसे तो NSE पर रेट्स नहीं आ रहे, एक बार जरा मार्केट का हाल बिल्कुल देखना जरूरी है। BSE पर अपडेट हो रहे हैं और बैंक्स फाइनेंशियल्स में बढ़िया एक्शन आ रहा है। HDFC बैंक ऑलमोस्ट 4% ऊपर है। BSE रेट्स ये हम बात करें, मेरा बैंक निफ्टी कहाँ है दीप? मैं वही बोलने वाला था सर, आज जरा सेंसेक्स के लेवल्स भी देने की दे कुछ तो वहां पर इंटरेस्टिंग हो रहा है। पर HDFC बैंक 4% ऊपर, बजाज फाइनेंस ओके। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, सरकार ने NSE से जवाब मांगा है। ये हमारे सोर्सेज से जो इस वक्त हमें सबसे बड़ी खबर आती हुई दिख रही है वो मैं आपके सामने रख दूं। सरकार ने NSE से जवाब मांगा है, ये पूछा है कि कितना वक्त लगेगा इस तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए। तो जी बिजनेस ने जब आवाज उठाई है, इसके बाद पूरी तरह से वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारी और सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। हम लगातार आपको दिल्ली में जो एक्शन होता दिख रहा है इस पूरे मामले पर वो आपके सामने रख रहे हैं। और इस वक्त ताज़ा खबर हमारे रिपोर्टर्स जो लेकर आ रहे हैं, ये वायर्स पर नहीं है, ये इधर नहीं, सिर्फ हमारे रिपोर्टर्स के जरिए ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। और हमारे रिपोर्टर्स के जरिए ये खबर आती दिख रही है कि सरकार की तरफ से NSE से ये पूछा गया कि ये किस वजह से तकनीकी खराबी हुई है और इसे ठीक करने में कितना वक्त लगेगा। तो पूरी तरह से सरकार भी एक्शन में। चिंता न करें, हमारे पैनल पे जितने लोग जिस तरह के जो सुझाव दे रहे हैं सब पहुंच रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, सारे सुझाव आपके दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, ये बात पक्की है। इसमें कोई डाउट ना रखें कि अगर आपके जेन्युइन सुझाव हैं सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन सिस्टम प्रॉपर चले, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, सब ब्रोकर्स को, फ्रेंचाइजीज को, ब्रोकर्स को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, चाहे किसी ने खरीदा हो, चाहे किसी ने बेचा हो, किसी की पोजीशन रह गई हो, किसी की पोजीशन कट गई हो, जो भी हो,
सबको बराबर का लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए जो बात उठानी है वो उठाएंगे और हर एक फ्रंट पर उठाएंगे। अब आपके सामने ये खबर आती दिख रही है, सरकार पूछ रही है एनएससी से और वित्त मंत्रालय की तरफ से ये सवाल गए कि कितना वक्त लगेगा इस तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने में। इस पर और जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल सर, तो हमने उठाया मुद्दा और सरकार भी अब इस पर और फोकस बढ़ाएगी। आप एक्सचेंज की, आप माफ कीजिएगा, आप बीएससी पर जो स्टॉक प्राइसेस बड़ी एक्शन में आती दिख रही है उसकी बात कर रहे थे, वो जरा बताएं जी। सर फाइनेंशियल्स में बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक 3.5% ऊपर है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 2-2.5% की तेजी दिखा रहे हैं। एक्सिस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, यहां पर हो रही है खरीदारी और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज भी ऊपर है, लगभग 1% का एक्शन वहां पर भी आ रहा है। तो थोड़े ये दिग्गज स्टॉक्स हैं जो बाजार को होल्ड अप करते हुए दिख रहे हैं और इसलिए आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स में आपको थोड़ा एक्शन और भरपूर इस समय दिख रहा है। इसके अलावा थोड़ी वीकनेस जहां पर आज आती हुई दिख रही है, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज ये नीचे हैं, इन्फोसिस पर थोड़ा प्रेशर है, टीसीएस पर गिरावट है, एचयूएल में भी वीकनेस है और साथ ही आईटीसी हल्की कमजोरी दिखा रहा है। पावर ग्रिड और एनटीपीसी बड़े लूजर्स हैं, पर ऑफ कोर्स वेटेज लिहाज से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थोड़ा कंट्रीब्यूशन है इस समय बाजार का, सारे के सारे जो बीएससी प्राइसेस में आपको दिखा रहा हूं। बट आज अगर ये एनएससी की प्रॉब्लम नहीं होती तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी पर भरपूर एक्शन होता है, क्योंकि दिग्गज बैंक्स का सर आज पार्टिसिपेशन आते हुए दिख रहा है। वाओ, आपको मजा आ जाता है। व्हाट अ डे व्हिच इज मिस्ड। मतलब ये तो, और सबसे बड़ी बात, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सुबह मैं भी ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं भी इतना बुलिश नहीं था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे मार्केट खराब है, सब कुछ उसके बावजूद, लेकिन जो मजबूती बाजार दिखा रहे थे वो काबिल तारीफ थी। वो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रिकवरी वाला कम से कम बुल्स ने मिस किया होगा, इनफैक्ट बेयर्स ने भी हो सकता है मिस किया हो, शॉर्ट हो, काटने हो, तो वो भी है। तो और थोड़े अगर हम संकेत ले लें एसजीएक्स निफ्टी से तो 14,790 पर एसजीएक्स निफ्टी भी है। तो एक काम क्यों नहीं करे, एसजीएक्स निफ्टी तो लगा के रख दो ऊपर, तो पता चलेगा कि एसजीएक्स निफ्टी कहाँ दिखा रहे, तो कम से कम हम मतलब ज्यादा दूर नहीं, जहां पर निफ्टी फ्रीज हुआ है उससे ज्यादा दूर नहीं है सर। करेक्ट। तो एसजीएक्स निफ्टी तो कम से कम 14,795 का लेवल दिखा रहा है और सेंसेक्स आपको दिखा रहा है 50,000 का लेवल, यानी 0.5% मजबूत है, 0.5% आप निफ्टी गिन लो तो कम से कम आप एक अंदाजा तो ले ही सकते हैं उस हिसाब से जी। तो ये है इस वक्त आपके लिए कुछ और कैबिनेट की तरफ से जो आज एक्शन हुआ है, आज जो कैबिनेट की बैठक है वहां से जो फैसले होने हैं, अहम फैसले, वो भी आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। तो आते हुए दिखेगा तो हम आपके सामने वो भी रखेंगे इस वक्त। इस बीच कैबिनेट की बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर साहब पर्यावरण मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलते सीधे दिल्ली, उनको सुनते हैं पहले। और अन्य अनेक देशों की तुलना में कम नुकसान हुआ है। दूसरी ये भी बात आपको मालूम है कि 16 जनवरी से वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत हुई है। आज तक 1,07,67,000 1,07,67,000 लोगों को टीकाकरण हुआ है। दुनिया में सबसे तेज हुआ है और प्रैक्टिकली बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर में कंप्लेंट नहीं आई कहीं भी। और 14 लाख लोगों को दूसरा डोज भी दिया गया है। ये हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया और उसका सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया, लोगों को ये मुफ्त दिया गया। अब अगली बारी लोगों की उम्मीद थी, वैसे ही सरकार ने तय किया है कि 1 मार्च से, यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है, और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो,
उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादक, हॉस्पिटल्स, इनसे चर्चा करके ये भारत सरकार 10,000 सरकारी केंद्रों पर 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा, सोमवार से, और सरकारी केंद्रों में मुफ्त होगा। प्राइवेट में जो लेंगे उनको शुल्क देना पड़ेगा। यही एक मुद्दा महत्वपूर्ण था। दूसरा, पुदुचेरी में जैसा आपको पता है कि वहां सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायक पार्टी से बाहर आए तो वहां के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इस्तीफा दिया और किसी ने सरकार स्थापना का दावा भी नहीं किया। इसलिए राज्यपाल महोदय ने आर्टिकल 239 रेड विद सेक्शन 51 ऑफ यूटी एक्ट, यूनियन टेरिटरीज एक्ट, उन्होंने असेंबली के सस्पेंशन का सिफारिश की। आज इस सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दी और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वहां की असेंबली डिसॉल्व होगी। और जैसे आपको मालूम है 1 सप्ताह में लगभग कब आएगा तो अभी चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बाद में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ही लगता है, तो उसमें सरकार वैसे भी ये नहीं होता, तो चुनाव में से ही अब नतीजे आएंगे और निर्णय आएगा। और इसलिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्टेजेस है, जो स्टेप्स है, वो उठाए जाएंगे। फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट मेट अंडर chairmanship of Narendra Modi, Prime Minister, and took a very important decision that the vaccination, which has been the largest of the world, which started from 16th January, the vaccination has been done for 1,07,67,000 people. 14 lakh people have received second dose also. तो ये थे प्रकाश जावड़ेकर साहब, जो पूरी तरह से आपको बताते हुए आज के कैबिनेट के फैसलों के बारे में पूरी विस्तार से कुछ और बातचीत हम आपके सामने करेंगे। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान में डिस्काउंट ब्रोकरेजेस में सबसे आगे जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नितिन जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए, जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, आपने क्या उपाय किए हैं, अपने क्लाइंट्स को क्या कम्युनिकेट किया है, किस तरह से जीरोधा के जो क्लाइंट्स आज ट्रेड नहीं कर पाए, टेक्निकल ग्लिच जो एनएससी की हुई उसकी वजह से, तो उसके बारे में आपका क्या कम्युनिकेशन है? हाँ, थैंक्स फर्स्टली मुझे बुलाने के लिए। सो जो इंट्राडे जो इक्विटी के पोजीशन थे एनएससी में जो लिए थे, वो हमने बीएसई में स्क्वायर ऑफ किया है। तो इस वजह से कोई इंट्राडे के जो भी पोजीशंस है वो ओवरनाइट नहीं रहेगा। लेकिन जो एफ&ओ का है वो अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकते हम, तो वो नेक्स्ट डे के लिए ओपन रहेगा। सो बट एटलीस्ट इक्विटी में यूजुअली ऐसे प्रॉब्लम्स में ना जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है शॉर्ट डिलीवरी का। एटलीस्ट स्क्वायर ऑफ करने की वजह से वो शॉर्ट डिलीवरी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन नितिन जी, जो हमें समझ में आ रहा है वो ये कि एनएससी का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी डाउन है, और अगर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डाउन है तो इंटर ऑपरेबिलिटी का फ़ायदा आप उठा नहीं सकते, यानी कि एनएससी के ट्रेड्स आप बीएससी पर स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते। क्या ये सही है या फिर वाकई में आप अभी भी कर पा रहे हैं? नहीं, हमने अभी बहुत सारे कस्टमर के पोजीशंस को बीएससी पे स्क्वायर ऑफ किया है। हमारे यहाँ पे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मतलब अगर किसी की एनएससी में कैश मार्केट में पोजीशन खरीदारी या बिकवाली की है तो आप बीएससी पर स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, राइट?
करेक्ट हमने अभी किया है, अभी क्लाइंट्स को मैसेज करके अभी लास्ट 5 मिनट्स में वो वही कर रहे हैं। ओके परफेक्ट। तो चलिए कम से कम इसका मतलब है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वाली समस्या शायद ना हो, और अगर किसी की कैश मार्केट में अगर पोजीशन है एनएससी में और वो अपनी पोजीशन को खत्म करना चाहे तो अभी भी आपके पास वक्त है, 15 मिनट है, आप बीएससी पर ये कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एफएनओ की पोजीशंस अभी भी मुश्किल है और कल है एक्सपायरी का दिन। ऐसे में आपके क्लाइंट्स क्या मांग कर रहे हैं या फिर आप क्या चाहते हैं? एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले ये जो सब कुछ हुआ उसमें किस तरह की रिलीफ आप चाहते हैं? अगर एक्सटेंशन कुछ मिल जाए आज तो जब भी सिस्टम एक्सचेंजेस का अप हो उसके बाद मे बी 1-2 आवर्स का एक्सटेंडेड ट्रेडिंग टाइम मिला तो इट बी बेटर, क्योंकि दैट वे ओवरनाइट रिस्क कस्टमर्स को नहीं रहेगा। तो मे बी अगर वो पॉसिबल हो तो आई थिंक एक्सचेंजेस और रेगुलेटर उसके बारे में सोच कुछ करना चाहिए। तो नितिन जी, आज ही ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाए जाए या फिर कल की एक्सपायरी को परसों तक एक दिन आगे शिफ्ट कर लिया जाए? नहीं, आज का जो आज कस्टमर्स ने लिया है उनको ओवरनाइट से बचाने के लिए एटलीस्ट ओवरनाइट रिस्क आई थिंक इट्स बेटर आज ही एक्सटेंशन कुछ 1-2 आवर्स का मिला तो। और समझे अगर हो ही नहीं पाए तो इस सिस्टम अप ही ना हो शाम तक भी कि भाई नहीं, डाउन तो डाउन ही है, टाइम लगेगा, और अगर आज खुले ही ना तो और एक दिन एक्सपायरी एक्सटेंड करने का आई डोंट सी एनी बेनिफिट्स, बट क्योंकि जो एक्सपायरी डेट सारे सिस्टम्स आर मेंट वो ये मंथली एक्सपायरी भी है ना, तो a lot of systems are built for last Thursday expiry। अगर वो एक्सटेंड करना हो तो आई थिंक बहुत सारे थिंग्स ब्रेक हो सकते हैं, राइट फ्रॉम द एक्सपायरी नेम इन द कॉन्ट्रैक्ट टू एवरीथिंग एल्स। अगर समझिए ना करें तो कल फिर समस्या, चाहे वो एक्सचेंज पर आए चाहे आपकी साइट पर आए, कि एक दिन में इतना सारा वॉल्यूम, मंथली एक्सपायरी, रोल ओवर जो आज नहीं हो पाए आखिरी दिन, फिर संभाल पाएंगे? नहीं, एक्सचेंज में बहुत वॉल्यूम, आई डोंट थिंक ये वॉल्यूम का कोई रिलेटेड टू वॉल्यूम। आई थिंक दिस इज ये मस्ट बी सम अदर टेक्निकल इशू। आई डोंट थिंक ये वॉल्यूम की वजह से हुआ है। एंड लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में बहुत इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुआ। आई डोंट थिंक वॉल्यूम का कोई इशू होगा ना। आजकल सर एक तो एक्सचेंज है और दूसरी तरफ डिस्काउंट ब्रोकरेजेस हैं आपके जैसे, आपके अलावा भी और सारे, उनके वहाँ भी लगातार साइट्स डाउन होने की प्रॉब्लम आती है। ट्रेडर्स दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, हमें हर रोज़ ट्वीट करते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम स्मूथ नहीं चल रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं जा रहे हैं तो मॉडिफाई नहीं हो रहे हैं। ये लगातार ये दिक्कतें क्यों आ रही है? आपका क्या एक्शन प्लान है अगर आपकी अपनी साइट्स, आपके ट्रेडिंग सिस्टम डाउन होते हैं तो? नहीं, अगर लास्ट 1 ईयर में देखिए तो वी वर डाउन ओनली 30 मिनट्स इन द होल ईयर। So unfortunately जो टेक्नोलॉजी बिजनेसेस है उनमें डाउन टाइम होंगे। देयर इज नो टेक्नोलॉजी बिजनेस, फेसबुक, अमेजोन से लेके कोई भी जो बोल सके कि हमारा कोई डाउन टाइम ही नहीं हो, तो डाउन टाइम रहेगा, बट लाइक इट्स नॉट एज एग्जैजरेटेड जैसे आपने बताया। इट्स द होल ईयर वी आप कह रहे हैं पूरे साल में सिर्फ 30 मिनट जीरो द डाउन हुआ है? आर यू सीरियस? Absolutely. जो आप see the thing is there are customer complaints on feeds अगर चार्ट खुल नहीं रहा। those are not, I'm saying trading, the actual trading downtime was around 30-40 minutes the whole year. Okay. So but then वो बताने के बाद our हमारा टारगेट ऑलवेज ऐसा है कि to keep the downtime as low as possible, and that's why we all exist यहाँ पे। So that's our main focus in any case। Right. शुक्रिया नितिन जी वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। हालांकि अभी भी काफ़ी दर्शक ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि नहीं बीएससी के ट्रेड्स, एनएससी के ट्रेड्स बीएससी पर सेटल नहीं हो पा रहे हैं। आशु जी जरा अपने ऑफिस में फ़ोन करके पूछें और चेक करवाएं और मुझे बताएं क्या वाकई में ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि जो मुझे नितिन जी ने बोला उससे पहले तक का जो मेरा फीडबैक था लोगों से जो मुझे मिला, मैंने कुछ ब्रोकर से इन्फॉर्मेशन ली, उनका तो ये कहना है कि भाई नहीं, एनएससी के ट्रेड्स बीएससी पर सेटल नहीं हो पा रहे। अगर आपने कैश मार्केट में एनएससी में कोई ट्रेड किया और वो बीएससी पर आप उसको स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, या फिर बागड़ी साहब आप इस पर कुछ रोशनी डाल पाएँ? बागड़ी साहब कुछ आइडिया है इसके बारे में? जी सर बताएं। यस, सो बेसिकली जो सारे सेगमेंट इंटर है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ब्रोकर्स ने अपने जो फ्रंट एंड सिस्टम है उसके अंदर इंटरऑप चालू नहीं किया हुआ है, लेकिन बैक एंड पूरा इंटरऑप, सो दैट कुड बी वन प्लेस वेयर द प्रॉब्लम।
दूसरा आई थिंक इनफैक्ट मैंने पहले भी शो में कहा था कि बाकी काफी ब्रोकर मुझे अपडेट कर रहे हैं कि जो बीएससी एनएससी के मेंबर है और एनसीएल से क्लियरिंग कर रहे हैं उनका हो रहा है। ओनली थिंग इज शायद सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा और मार्जिन यूटिलाइजेशन का कैलकुलेशन सही नहीं हो रहा, वो शायद मुझे अपडेट नहीं आया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी व्हाट्सएप में लोगों से लगा भैया क्या चल रहा है बताओ, बट ओवरऑल और यदि नितिन बोल रहे हैं कि वो स्क्वायर कर पाया तो उनसे ही इज द बिगेस्ट प्लेयर। सो जी आशीष सर कुछ कह रहे हैं। आशीष सर बताएं सर। अनिल जी, मैं इंटरप्रॉपरेबिलिटी का तो चेक करके बताता हूं आपको, लेकिन मैं एक और चीज बता रहा हूं जो अभी लास्ट 1 घंटे में हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है कि आज का पे ही नहीं सेटल नहीं हुआ अभी तक। जो सुबह 10:30 बजे होना था वो पे ही नहीं सेटल नहीं हुआ, तो उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं। सो मैं अभी आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ओके ठीक बात 5 मिनट आशु जी 3:30 बजने वाले हैं, आपके 5 मिनट एक्सचेंजेस की तरह ना हो। पता चला है कल सुबह ही बता रहे हो आप आके मैं आपको तो छोड़ूंगा नहीं, देखो मैं पहले बोल देता हूँ, बाकी सब पे तो मेरा जोर चलता है नहीं चलता नहीं, आप पे तो चलता है, आपको तो पकड़ूंगा। आशीष जी 5 मिनट बोला था क्या हुआ तो जल्दी से बताए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन तब तक बंद होने की तैयारी में थोड़ा सा मार्केट का एक जायजा ले लिया जाए, क्योंकि सेंसेक्स 50,000 के ऊपर निकल रहा है, थोड़ा मजबूत होता दिख रहा है मार्केट। बिल्कुल सर, सेंसेक्स मजबूत है और अच्छी खासी मूवमेंट आ रही है। और फ्रंटलाइन इंडेक्स स्टॉक्स से बाहर भी अगर आप देखें सर तो बढ़िया एक्शन हो रहा है कई सारे स्टॉक्स में। आज ब्रोकर्स के जो स्टॉक्स हैं या एएमसीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज 20% ऊपर है, हालांकि यहाँ से कंपनी की तरफ से अपडेट भी आया है कि जो कार्वी के अकाउंट्स थे उनके लिए इन्होंने सक्सेसफुल बोली लगाई है, तो जो कार्वी के अकाउंट्स थे वो आईएफएल को ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसलिए आईएफएल सिक्योरिटीज आज आपको ऊपर दिख रहा है। क्या बात है। रेलीगेयर में एक्शन बन रहा है, अन्य जो स्टॉक्स हैं ब्रोकर्स के वहां पर भी एक्शन है, तो ये एक स्पेस है जहां पर मूवमेंट है। इसके अलावा सर आज सुबह कुछ स्टॉक्स जो हम हाईलाइट कर रहे थे, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन 12% की तेजी है, हिंदुस्तान कॉपर 10% सर्किट पर आपको आते हुए दिख रहा है, वहां पर एक्शन बना हुआ है। टॉरेंट पावर आज बढ़िया मूव दिखा रहा है। साथ ही अगर आप नजर रखें इंडिगो इंटरग्लोब, यहां पर दमदार एक्शन बना हुआ है सुबह से और अभी भी आप तेजी का माहौल देख रहे हैं। हाइडेलबर्ग पर अच्छी तेजी आ रही है, सीमेंस पर आप एक बड़ा उछाल आते हुए देख रहे हैं। तो सर कुछ चल रहा है, कुछ ट्रेडर फेवरेट नेम्स हैं जहां पर आप एक्शन देख रहे हैं और ये मौके का फायदा उठाया जा रहा है एनएससी बंद होने का, ये भी एक क्लियर संकेत आ रहा है कुछ एफएनओ स्टॉक्स में जो एक्शन। हमारे किरण जी का बजाज फाइनेंस देखिए 4.5% ऊपर है। किरण जी सिग्नल आ गया, आप क्या करोगे, कॉल देना है? कॉल देके भी क्या हो गया तो किरण जी का बजाज फाइनेंस 200 रुपए ऊपर। ओके आशीष जी डेटा मिल गए आपको? अनिल जी मेरा एक सवाल है अनिल जी आपसे। जी जी पूछिए सर। अनिल जी पहले तो आप ये 5 मिनट की चिंता ना करें, क्योंकि मार्केट रात को खुलना है, देर तक खुलना है, तो आपको शो भी लंबा करना पड़ेगा, फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज अनिल जी मेरा सवाल है कि अगर एनएससी खुलता है मान लो 5 से 6 5 से 7, तो क्या बीएससी दोबारा खुलेगा क्या? अरे पहले एक तो खुला नहीं सर, आप दूसरी की बात करें। और एक चीज समझ लो, आप हमारे दोस्त तो दुश्मन पहले वो डिसाइड करो, हमें कोई ओटी मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारी सैलरी फिक्स है, कितना भी काम करें। क्यों रात को खुला रहता? एक काम करो, एक दिन आगे सरकार लो ना, सेटलमेंट फ्राइडे कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ऑप्शन वालों की वैल्यू भी नहीं घटेगी, नहीं तो फिर सब नहीं। अच्छा अनिल जी, हाँ नहीं अनिल जी, एक दिन बढ़ाने का ना बहुत ज्यादा रेपरकशन है। और आपने आई थिंक जितने पार्टिसिपेंट से बात की, चाहे वो मिस्टर बागनी थे या मैं डेमोक्रेसी में बहुमत के साथ जाऊंगा। सब बताएं, आज ट्रेडिंग सेशन एक्सटेंड करें या एक्सपायरी फ्राइडे को करें? आपका दोनों में से जो व्यू है वो बताएं। बग्गा साहब, दोनों में से क्या सही है? मैं वोट करवा लेता हूँ फटाफट सबसे। नहीं, मेरा तो अनिल जी मैच शुरू हो गया, मैं अब वेट कर रहा हूँ कब आप इजाजत है और जाके मैच देखो। दो विकेटें गिर चुकी है इंग्लैंड की ऑलरेडी। अरे वाह सर, थोड़ा निफ्टी का रेट चेंज हुआ है सर। 820 से 781 हुआ। अरे निफ्टी का कुछ निफ्टी हिला है भाई, निफ्टी हिला है, बैंक भी निफ्टी हिला है, निफ्टी बैंक हिला है, जरा टिक बाय टिक नहीं हो रहा है, बट रेट अपडेट हुआ है, कुछ तो हिला है। बिल्कुल 14,820 था, 14,781 एक बार हिल के ऐसा वापस वहीं पर। जो होता है ना कभी कभी कोमा में पेशेंट नहीं होता है, अरे आज इसने जरा सा आंख खोली थी
ये वैसा वाला मामला है, बिल्कुल थोड़ा सा देखा था, मतलब वैसा वाला मामला हुआ है, एक बार हिला है तो थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो एक टिक हुआ है सर। हाँ, एक टिक हुआ है, 14,781 आया है। अच्छा तो इनका तो नोटा हो गया, बग्गा साहब को फर्क ही नहीं पड़ता, वो बफेट साहब के फॉलोअर हैं, स्टॉक खरीद के 10 साल बाद देखूंगा वो वाला मामला, तो इनको तो चले एक्सचेंज ना चले फर्क नहीं पड़ा। बागड़ी साहब आज एक्सटेंड करें या एक्सपायरी एक्सटेंड करें? अभी एनएससी ने एक मैसेज फ्लैश किया अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स में, क्या? So attention members, FNO segment normal market will reopen as follows. Open time 15:45 hours, normal market close time 5 o'clock. तो कुछ हो रहा है। ओके हाँ सर, चलिए मतलब 3:45 पर लगता है बाजार आज 3:45 बजे खुलेगा और 5 बजे बंद होगा। ओके साथियों, कमर कस के तैयार हो जाओ, कमर कस के तैयार हो जाओ, बाजार 3:45 बजे खुलने की तैयारी में, 4:45 से 5 बजे तक बाजार खुला रहने की पूरी संभावना है, बस थोड़ा सा एक्शन आ जाए। अच्छा भाई देवी, इस बीच में किसी को पता है टीसीएस 2700 रुपए हुआ था, आप ले नहीं पाए? हाँ, टीसीएस का भाव 2700 रुपए भी हुआ है, तो चलिए अब तो कम से कम इसमें मेरी वोटिंग ही खत्म होगी। आशीष सर ने कहा आज ही खोलना है। आशीष सर देखा आपकी सब सुनते हैं, ऐसा नहीं है आप भले माने ना माने, देखिए मार्केट आज खुल रहा है, 4:45 से 5 बजे तक बाजार खुले रहने की पूरी संभावना है, ये संकेत आ रहे हैं। बने 3:30 भाग मत जाना भाई लोगों। हाँ 5 मिनट पे जरा एक बार इसको ये वाला नीचे वाला हटाओ, एनएससी पर दोबारा ट्रेडिंग कब शुरू हुई, साफ हो रहा है। बाजार 4:45 बजे से 5 बजे तक खुल सकते हैं। सूत्र ये चला दे, सूत्र आपको पता है कौन है? बागड़ी साहब आपके सामने बैठे सूत्र बागड़ी साहब बता रहे हैं, मैं सिस्टम पर पढ़कर बता रहे हैं। तो 4:45 से 5 बजे तक, हाँ ये वाला ठीक है, 4:45 बजे बाजार खुलने की तैयारी में है और 5 बजे तक खुले रहेंगे। और बंसल जी, कुणाल जी, किरण जी, सुमित जी, आशु जी कहीं नहीं जाएंगे, हाँ यहीं बने रहेंगे। लेकिन अब आपके लिए पूरा बाजार का एक्शन बनता हुआ दिखेगा, तो एक्शन होने की तैयारी पूरी। कुछ और हिले इंडेक्स? नहीं सर, एक ही बार ओके, एक ही बार हिले। लेकिन देखते हैं करेंसी मार्केट की जो आज की एक्सपायरी थी उस पर क्या डिसीजन होता है, लेकिन इक्विटी मार्केट आपको एक्सटेंड किए गए, ये चीज होनी चाहिए, ये परफेक्ट चीज है कि आप सीधा कम्युनिकेट कर दें जी। तो इसमें क्या है, अब जैसे अगर यही चीज अगर 3:30 के बाद करते तो आधे लोग तो चले गए, करेक्ट, ताला लगाकर। बहुत सारे तो पहले से 12 से 3 पिक्चर चले गए तो नहीं बंद है ना, थिएटर के चालू है नहीं, थिएटर सब भी हाँ तो फिर गए होंगे अभी तो हाँ, तो फिर सीधी बात है। तो 4:45 बजे बाजार खुलेंगे और 4:45 से 5 बजे तक आपको जी बागड़ी साहब कुछ इन्फॉर्मेशन दे। जी बागड़ी साहब, तो बस ये है कि 3:30 से 4:45 वो प्री ओपनिंग सेशन की एक्सपेक्टेशन है और 3:45 से नॉर्मल ट्रेडिंग। 3:45 से नॉर्मल ट्रेड 5 बजे। अच्छा सर, ये कुछ प्री ओपनिंग 3:30 to 3:45 जो 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है, हाँ वो होगा, हाँ, और फिर 4:45 से नॉर्मल मार्केट। परफेक्ट, कैश भी खुलेंगे एफएनओ, ठीक है, कैश एफएनओ। सर बीएससी खुलेगा कि नहीं? अब आशु जी वाला सवाल, बीएससी तो खुलना ही पड़ेगा, यूजुअली देखा गया है पास्ट में भी, तो एक्सचेंज खुला उस एक्सचेंज भी खुलता है। तो जल्दी से ब्रजेश मिश्रा हमारे संवाददाता है जो बीएससी पर नजर रखते हैं, तो ब्रजेश जल्दी से हमें बताएंगे कि क्या बीएससी से बात करके क्या बीएससी भी खुला रखने का मन बना चुके हैं। 99% तो हो गई और बीएससी भी खुला रहेगा। और जी हाँ, बीएससी भी खुला रहेगा। मेरे पास मैसेज आ चुका है, अभी बात करते करते आशीष चौहान साहब का मैसेज आया है। आशीष चौहान साहब ने कहा है कि बीएससी का इक्विटी मार्केट, इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट 5 बजे तक खुला रहेगा, ऐसा बीएससी और एनएससी ने जॉइंटली डिसाइड किया है। बाकी सारे मार्केट्स की जो टाइमिंग है वैसे ही रहेगी, जो जितना बजे बंद होता है कमोडिटीज़ का या बाकी जो भी मार्केट है। इक्विटी मार्केट और इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, यानी कि हमारा इक्विटी मार्केट और वायदा कारोबार का मार्केट 5 बजे तक खुला रहेगा। ये बीएससी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप इसे चला दें और बता दें सारे दर्शकों को। तो बीएससी अब 5 बजे तक खुला रहेगा, एनएससी 5 बजे तक खुला रहेगा, 4:45 से 5 बजे, सवा घंटे तक आपको एक्स्ट्रा ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप जो पोजीशन अपनी इधर उधर आगे पीछे जो करना चाहें। याद रहे पुराने सारे सौदे ऑर्डर्स कैंसिल है, सौदे नहीं, सॉरी ऑर्डर्स, सौदे में गलत हो गया, सौदे नहीं ऑर्डर, आपके पुराने ऑर्डर सारे कैंसिल, अब नए डालने पड़ेंगे। बागड़ी साहब सही है ना? जिन लोगों ने एनएससी में पहले ऑर्डर डाल के रखे उन्हें अब वो ऑर्डर कैंसिल होंगे, नए ऑर्डर डालने पड़ेंगे।
सो मेरे सूत्रों के हिसाब पे जी यही है कि एक्सचेंज का मैसेज है कि सारे पेंडिंग ऑर्डर डिलीट कर दिए जाएंगे, एनएससी का मैसेज है जी। और आपको नए से ऑर्डर डालने पड़ेंगे। बट फिर भी सबसे रिक्वेस्ट है अपना फिर ट्रेडिंग सिस्टम पे नजर डालें, आपके ऑर्डर पुराने दिख रहे हैं नहीं दिख रहे क्या है, जस्ट बी केयरफुल। बिकॉज कई बार आप समझिए एक्सचेंज डिसीजन भी लेता है, तो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के टेक्नोलॉजिकल टीम इम्प्लीमेंट करती है, बट थोड़ी बिकॉज दिस इज ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इसलिए 99% वही होगा जो एक्सचेंज बोल रहे हैं, फिर भी आंखें खुला रखना अपना काम। रही बात बीएससी की, मैं नहीं जानता बीएससी में क्या होना है, बिकॉज बीएससी में तो पेंडिंग ऑर्डर शुरू से चलते आ रहे हैं। क्या वो पूरे ऑर्डर बुक को साफ करेंगे, डी करेंगे, वो 3:30 से 3:30 बजे बाजार बंद करके फिर एक नया प्री ओपनिंग चलाएंगे 15 मिनट में, मैं नहीं जानता। बट ये कंफर्म है कि सारे एक्सचेंज आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, एक्सचेंज आपस में खूब कंपटीशन करते हैं, लेकिन जब तकलीफ आती है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की तरह मिलजुल के काम करते हैं। ये बहुत ही सुंदर और अच्छी बात। बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके लिए बीएससी की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, एनएससी की तरफ से भी बयान आ चुका है 4:45 से 5। ये अच्छा बढ़िया डिसीजन लिया है और अच्छा सेंसिबल डिसीजन है। आज का काम आज ही निपट जाए, और आज ही अगर सिस्टम चालू हो रहा है तो फिर कल के लिए काम ही क्यों करे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सीधी बात है। तो जितना जल्दी काम निपटे बढ़िया। तो एक्सचेंजेस ने ये फैसला लिया, और बहुत बढ़िया बात एक और है, बीएससी एनएससी दोनों ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड फैसला लिया है कि बीएससी भी ओपन रहेगा, एनएससी भी ओपन रहेगा 4:45 से। और कुणाल जी, आपके 3:30 बजे बाद का जो समय है, चाय वाय आप अभी मंगवा लें, 15 मिनट का वो प्री ओपनिंग सेशन है, उसमें आपको जो भी काम निपटाने, जो 3:30 बजे बाद आप जो निपटाने, ये 10-15 मिनट का आपको छोटा सा, मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ आपके लिए कि आप चाहें तो उसमें ये सारे काम निपटा सकते हैं, लेकिन उसके बाद 4:45 से 5 बजे तक की ट्रेडिंग शुरू हो रही है, तो वो हम आपके सामने पूरा रखेंगे। तो अब एक काम करते हैं, 3:30 बजे अब इवेंट्स के ट्रिगर्स, हाँ जो खबरें आई वो सब जो हम भूल चुके हैं, इन सब का समय आ रहा है। तो आइए हमारी टीम, मेरा एक एक्चुअली कंफ्यूजन था अभी के लिए कि मैं मार्केट क्लोजिंग में जाऊं या मार्केट ओपनिंग मोड में जाऊं, क्या मतलब अपने टर्मिनल लाइफ में पहली बार कंफ्यूजन आएगा, मार्केट क्लोज हो रहा है ओपन हो रहा है, क्योंकि क्लोजिंग टाइम पर प्री ओपन शुरू हो रहा है। चलिए क्लोजिंग के वक्त प्री ओपनिंग, ये है आपके लिए। लाइफ में क्या क्या नहीं देखने को मिलता है, ये भी देखना, एंजॉय कीजिए, चलता रहेगा जिंदगी में। तो तकनीकी दिक्कतें हैं, जो चलेगा वही गिरेगा, सही बात है ना। जो पहले से गिरा हुआ वो क्या गिरेगा। तो जी ठीक है, लाइफ में चलता रहेगा, एंजॉय करो लाइफ को। तो कोई बात नहीं, हो गया, अब सब ठीक हो रहा है। आप अपने अपने सौदों पर ध्यान दो, जिनको जो रोल ओवर करने कराने वो सब करो, बाकी सब चीज़ों में दिमाग ना लगाओ।